नमस्कार, आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी पर। मैं ललित यादव आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो मेरे दोस्त मुझे नहीं जानते, मेरा नाम ललित यादव है। मैंने डबल एमए किया है लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान दोनों विषयों से। गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूं, अपनी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पोजीशन पर रहा हूं। एमफिल किया है, वहां पर भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूं। बीएड किया है, सीटेट क्वालिफाई है, नेट क्वालिफाई है मेरा लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान दोनों विषयों से सेपरेटली मैंने नेट क्वालिफाई किया हुआ है। बाकी अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए क्लासेस का तो ये फ्री पीडीएफ के लिए इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल। अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल, फिर से बोलता हूं, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल। यहां पर आपको सारे पीडीएफ भी मिल जाएंगे। आप डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं, मेरे से गाइडेंस लेना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर सब चीजें मौजूद हैं, डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट कर पाएंगे। बाकी अगर आपको कंप्लीट कोर्स करना है, बहुत डिटेल से स्टडी करना है प्रॉपर मेंटरशिप के साथ, तो आप अनअकैडमी का कोर्स ले सकते हैं, क्योंकि अनअकैडमी के कोर्स के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला बेनिफिट, एक सब्सक्रिप्शन लेने से, एक सिंगल सब्सक्रिप्शन लेने से आपको इंडिया के सारे टॉप टीचर्स की क्लासेस मिल जाएंगी। लगभग 150 प्लस एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी पर, आपको सभी टीचर्स की क्लासेस का एक्सेस मिलेगा। आप उनकी कोई भी क्लास किसी भी टाइम देख सकते हैं। ठीक है, आप हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल तीनों मोड में क्लासेस मिलेंगी एक ही सिंगल सब्सक्रिप्शन से, यानी कि तीनों का एक्सेस रहेगा, अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा, अलग अलग लैंग्वेज के लिए अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं, एक ही सब्सक्रिप्शन से तीनों मिल जाएंगे। जो देखना है देखिए, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों सेशंस अवेलेबल रहेंगे। आप जैसा सेशन देखना चाहते हैं देखिए, कितनी भी बार देखिए, ये सब फीचर्स अनअकैडमी पर हैं। और बहुत सारे रिजल्ट अनअकैडमी से रेगुलर होते हैं। देखिए हर साल 150 से भी ज्यादा 170-80 के आसपास रिजल्ट अनअकैडमी से हो रहे हैं। बहुत सारे टॉपर्स अनअकैडमी से पढ़ करके एग्जाम क्रैक करके निकल रहे हैं, तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं अगर आप तैयारी कर रहे हैं। अब जब भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं ना, तो आपकी मैं एक बहुत बड़ी हेल्प कर सकता हूं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में। हेल्प ये कि जब भी आप कोर्स लेंगे, जैसे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन का ये प्लेटफॉर्म ओपन करेंगे, तो यहाँ पर आइकॉनिक प्लस लाइट 3 तरीके के कोर्स दिखेंगे। इन सब में मैं आपकी एक बहुत बड़ी हेल्प कर सकता हूं। क्या? जब भी आप कोर्स सेलेक्ट करेंगे तो आपको मैं फीस में डिस्काउंट दिलवा सकता हूं। डिस्काउंट के लिए कैसे होगा? आप जब कोर्स सेलेक्ट करते हैं तो यहां पर नीचे एक कोड डालने का ऑप्शन आता है, रेफरल कोड डालने का ऑप्शन आता है इधर। तो उस रेफरल कोड में आपको ये डालना है LYLIVE, इसको अप्लाई कर देना है, फीस में डिस्काउंट हो जाएगा। जो भी अनअकैडमी पर ऑफर चल रहा होगा वो ऑफर आपको मिल जाएगा। डिस्काउंट टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, कभी 10%, कभी 20%, 25% भी होता है। कई बार आपको एक्सटेंड कोर्स 3 4 6 महीने एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। बहुत सारे ऑफर्स आते हैं। जो भी ऑफर है सब ऑफर इस कोड से मिलेंगे। इसको कोड टू सक्सेस बोलते हैं। रीजन क्या? कि फीस में डिस्काउंट, इसके साथ साथ मेरी पर्सनल गाइडेंस मिलेगी। मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को पर्सनली गाइड करता हूं, 1-on-1 गाइड करता हूं। देखिए आपकी कमियां क्या हैं, आपकी खूबियां क्या हैं, आपकी सिचुएशन को देखते हुए, आपकी कमियों को दूर करते हुए आपके लिए एक अलग से स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत पड़ती है। और वो एक टीचर ही कर सकता है, क्योंकि वो ज्यादा बेहतर तरीके से आपकी सिचुएशन को समझ सकता है, क्योंकि सबकी सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है। तो इसलिए आपकी इस एग्जाम की तैयारी में एक टीचर का, एक मेंटर का होना बहुत जरूरी है। गाइडेंस मैं खुद देता हूं, बिना मैनेजर असिस्टेंट के देता हूं। और मेरा यही मानना है कि मैनेजर असिस्टेंट के माध्यम से गाइडेंस नहीं होती है। उनके माध्यम से गाइडेंस होती है तो फिर सब लोग आईएएस बन जाते हैं। आईएएस यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करने के लिए टीचर की गाइडेंस चाहिए। तो मैं खुद ही गाइड करता हूं। आप जब भी मेरे से कॉल करेंगे, कॉन्टेक्ट करेंगे, आपकी डायरेक्ट बात, सीधी बात मेरे से होगी। मेरी टीम सोशल मीडिया पर, बाकी जगह पर रिप्लाई करती है, लेकिन कॉल करते हैं तो मैं ही रिसीव करता हूं, और कॉल बैक भी मैं करता हूं। हाँ, कई बार लेट जरूर हो जाता है, क्योंकि इतने सारे बच्चों के साथ मैं बात कर रहा हूं, क्लासेस भी ले रहा हूं। तो आपको चिंता नहीं करना। आप जब भी कॉन्टेक्ट करेंगे विद इन 24 to 36 आवर्स, 36 घंटे के अंदर अंदर मैं आपको वापस करूंगा कॉन्टैक्ट, और आपकी डायरेक्ट बात मेरे से हो जाएगी। आपको मेरे से गाइडेंस लेनी है, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, जो भी चीज जानने आप बिंदास मेरे से बात कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेना है तो कॉल जरूर कर लेना। सब्सक्रिप्शन लेने से पहले मेरे से एक बार कॉन्टैक्ट जरूर कर लेना, क्योंकि बिना रेफरल कोड के कोई फिर बाद में आपको जब गाइडेंस नहीं मिलती तो फिर परेशान हो जाते हैं बहुत सारे की बच्चे की, सर हमने तो ऐसे ऐसे ले लिया लेकिन अब क्या करें। तो फिर उसके बाद हम भी कोई सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले ही समझदारी से आना है, LY लाइव कोड लगा करके सब्सक्रिप्शन लेना है। हर हफ्ते एक नया बैच शुरू होता है। फाउंडेशन बैच अनअकैडमी पर शुरू हो चुका है, बिल्कुल बेसिक से एकदम जीरो से। आप ईएमआई पर भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, मंथली बेसिस पर भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, यानी कि आपको एक साथ पूरा पैसा देने की भी जरूरत नहीं है। और आपके पास अगर पैसा नहीं भी है
तो भी मैं आपको एजुकेशन लोन से सब्सक्रिप्शन दिला सकता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपनी गारंटी पर आपको मैं एजुकेशन लोन दिला दूंगा, चाहे आपके अकाउंट में एक भी रुपया ना हो। ठीक है, फ्री तो नहीं करा सकते हैं क्योंकि हमारा नहीं है, हम भी एज ए टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन मेरी तरफ से जो हेल्प हो सकती है मैं आपकी हेल्प करा दूंगा। ठीक है, आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना, जितनी हेल्प बन पाएगी पूरी हेल्प करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। कांटेक्ट करने के लिए मैंने आपको बता दिया, टेलीग्राम चैनल अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर सब चीजें, सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कर पाएंगे। ये कुछ मेरे एरियाज हैं जो मैं पढ़ाता हूं, तो इनकी क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। यूट्यूब पर आप मेरे नाम से सर्च करेंगे तो बहुत सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ये टेलीग्राम चैनल है, ये कोड है, इस कोड को याद रखिएगा, LYLIVE, और क्लास को लाइक शेयर करते जाना है, एकदम बिल्कुल हाई जोश के साथ क्लास में एंट्री करनी है। अब क्लास लंबी चलेगी, ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी, एक हाई जोश के साथ रहना है। अनअकैडमी का कोर्स जब भी लें, कोड याद रखिएगा, LY लाइव लगाना है, मेरे से बात कर लेनी है, तो एकदम हाई जोश बताने सब दोस्त कैसे, हाउ इज द जोश, आंसर आना चाहिए हाई सर, हाउ इज द जोश। एक हाई जोश के साथ सब लोग आंसर दीजिए और सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए तो मैं सेशन स्टार्ट करता हूं एकदम। अब देखिए, इस दौर में एक चीज तो इस पर फोकस किया गया कि 1964 में चीन ने परमाणु बम बना लिया है। अब हमें, अगर हम जवाहरलाल नेहरू वाली आदर्शात्मक नीति में रहते तो हम क्या करते कि कोई बात नहीं, हो तो बड़ा भाई है, बना लिए, बनाने दो, कुछ क्या करेगा थोड़ी, वो हमारे लिए थोड़ी बना रहे, हम पर थोड़ी हमला करेगा, वो तो हमारा मित्र है, हम नहीं बनाएंगे, उनको बनाने दो। वो होती आदर्शात्मक जिंदगी। एडवर्टाइजमेंट आता ना, ये है आम जिंदगी, और फिर दूसरी तरफ आता है ये है मिंटोज जिंदगी, दिमाग की बत्ती जलाए, दिमाग की बत्ती जल जाती है। तो ऐसे ही जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी, उस समय भारत ने इन सभी चीजों पर बहुत गहराई से गौर किया कि परमाणु बम है, बिल्कुल पड़ोस में हमारे सर पे बैठा हुआ है, हमारा दुश्मन है, हमारा क्षेत्र कब्जा लिया है, कभी भी हम पर हमला कर सकता है। ऐसे में अगर उससे बचाव चाहिए, सुरक्षा चाहिए, तो हमें भी अपना परमाणु बम बनाना पड़ेगा। फादर ऑफ ऑल वेपन्स, मदर ऑफ ऑल वेपन्स, सभी हथियारों का बाप परमाणु बम। और इस दौर में परमाणु बम, परमाणु शक्ति हासिल करने के लिए प्रयास बहुत तेज कर दिए गए, और हमारी विदेश नीति में ऐसे देशों के साथ हमने संबंध अच्छे बनाने की कोशिश की, उन देशों की तरफ हमने करीबी संबंध बनाए जहां से हमें परमाणु क्षमता हासिल हो सकती थी, जो हमें परमाणु क्षमता बनाने में, हालांकि हम यूं नहीं कहते थे उनसे कि हमें बम बनाना है, हमें अपने देश की सुरक्षा, ऊर्जा की सुरक्षा, शांतिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु क्षमता चाहिए थी, परमाणु एनर्जी की जरूरत थी। उसी के साथ साथ हम रिसर्च अपना जारी करते रहे, लगातार कोशिश जो है वो होती रही, और परमाणु बम बनाने का प्रयास हमने प्रारंभ कर दिया। बैकग्राउंड में वो चीजें चल रही थी। भारत की सेना का आधुनिकीकरण किया 1965 के युद्ध के बाद हमने, और भारत की सेना को ज्यादा हथियार प्रदान किए, विदेशों से खरीदे। और यही नहीं, जैसे 1965 में हमने क्या किया, हमने हमारे पैरामिलिट्री जो बल थे, अर्धसैनिक बल थी, उनकी संख्या उनमें भी वृद्धि की। जैसे कि पहले आपने देखा था कि चीन के युद्ध के बाद ITBP SSB बनाया गया, अब BSF की गठन किया गया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, भारत पाकिस्तान सीमा की सुरक्षा के लिए। क्योंकि ये अब हमारी व्यवहारिक नीति यहां पर दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है, वो ये चीज समझ में आए कि पहले केवल एक ही सेना, वो ही पूरे देश की चारों तरफ की सीमाओं की अगर रक्षा करता है तो ये संभव नहीं है, क्योंकि भारत की सीमाओं की प्रवृत्ति एक जैसी नहीं है, और ना ही भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध एक जैसे हैं। तो जैसे, इसलिए अलग अलग देशों की सीमाओं के साथ सुरक्षा करने के लिए अलग अलग विशेष बल होने चाहिए, जिनको उस क्षेत्र के बारे में, उस एरिया के बारे में बहुत गहन प्रशिक्षण दे करके लगाया रखा जा सके। इसीलिए ITBP का गठन हुआ था। ITBP में आप जो देखना, ज्यादातर लोग स्कीयर होते हैं या पर्वतारोही होते हैं, जो पर्वत चढ़ना जानते हैं, बर्फ के ऊपर स्कीइंग करना जानते हैं, क्योंकि तिब्बत के साथ लगती सीमा की सुरक्षा करता है, वहां पर पहाड़ी क्षेत्र, बर्फीला क्षेत्र होता है। ऐसे ही भारत पाकिस्तान की सीमा की सिक्योरिटी के लिए BSF का गठन किया गया कि यह केवल भारत पाकिस्तान की सीमा की सुरक्षा करेगा।
इसी के साथ साथ एक और व्यवहारिक चीज जो हुई वो हुआ आईबी का विभाजन। पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो था, इंटेलिजेंस ब्यूरो आज भी है, लेकिन पहले हमारी जो आईबी है इसको आंतरिक और बाहरी दोनों तरीके की खुफिया जानकारियां देने के लिए अधिकृत किया गया था। आईबी भारत की आंतरिक और बाहरी दोनों तरीके की सूचनाओं के लिए जिम्मेदार थी, लेकिन आईबी के होते हुए भी 1962 का युद्ध और 1965 का युद्ध, इनकी सटीक जानकारी, सटीक भविष्यवाणी ये नहीं कर पाई। समझ में आया कारण, क्या कारण था कि इसके ऊपर कार्यभार बहुत अधिक था। आंतरिक और बाहरी एजेंसी एक जैसी नहीं हो सकती, दोनों को अलग करने की आवश्यकता है। तो हमने आईबी का विभाजन करते हुए एक नई संस्था का गठन किया जिसको आर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, R&AW कहा जाता है। इसको रो भी बोलते हैं लोग, रा हिंदी में बोला जाता है रा। इसका गठन किया। आईबी को केवल हमने अब जिम्मेदारी दे दी कि भैया आप केवल आंतरिक मामलों में देखोगे, और रा जो है इसको हमने भूमिका दी कि आप जो है देश के बाहर, देश की जो सीमाएं हैं उन सीमाओं के बाहर जो है वहां पर देश विरोधी गतिविधियों की जानकारी रखोगे, देश के खिलाफ होने वाली साजिशों के खिलाफ की जानकारी रखोगे, देश की सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखोगे। ये बाहरी आसूचना एजेंसी होगी, या आंतरिक आसूचना एजेंसी होगी। तो दो अलग अलग तरीके की गुप्तचर एजेंसीज जो है वो ये हुई। ये भारत की यथार्थवादी नीति को दिखाता है। विदेश नीति की बात कर रहे हैं क्योंकि रो जो है वो विदेश नीति का ही एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि विदेशी देशों में, दूसरे देशों में जाकर के रो के एजेंट जो है वो काम करते हैं। आप अगर रो के बारे में ज्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो आप एक मूवी देखिए, उस मूवी का नाम है राजी। राजी आलिया भट्ट और विक्की कौशल की मूवी, बहुत बेहतरीन मूवी है। देखने भर में पूरे एंड तक आपको लगेगा जैसे देशभक्ति का एक भाव का संचार आपके अंदर हो रहा है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कई बार इस तरीके की। गाना भी है ना उसमें, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहां रहूं जहां में याद रहे तू, वही गाना है, वही मूवी है। उसमें एजेंट जो होती है, आलिया भट्ट जो होती है, वो रो के एजेंट होती हैं और अपने देश के लिए किस तरीके से वो कुर्बानियां देती हैं, किस तरीके से अपने परिवार को त्यागती है, वो सारी की सारी चीजें दिखाई जाती हैं। तो ये भारत की विदेश नीति में परिवर्तित होने वाले यथार्थवादी तत्वों को दिखाता है। इससे भारत में इस तरीके के यथार्थवादी तत्व विदेश नीति में नहीं थे। और यही नहीं, इसके साथ साथ एक और भी बदलाव हुआ। हमें यह महसूस हुआ कि विदेशी देश जो है ना, अगर भारत की सीमा पर हमला कर सकते हैं तो भारत के जो महत्वपूर्ण संस्थान हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, औद्योगिक जो संस्थान हैं और बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, उन पर भी हमला कर सकते हैं। इसलिए हमने एक और बल उसका गठन किया जिसको हम बोलते हैं CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसका भी गठन किया ताकि वो उनके लिए सुरक्षा जो है वो प्रदान करे। तो ये एक ऐसा काम था जो 1962 के युद्ध के बाद से भारत की विदेश नीति में होने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को दिखाता है। भारत की सेना के आधुनिकीकरण और विदेशों में भारत को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए किए गए कुछ प्रमुख प्रयास थे। अब इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो अमेरिका ने क्या किया 1965 के वर्ष में, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। अमेरिका हर जगह मिलेगा, आज बहुत अच्छा दोस्त है, आज तो हमारे इतना खासम खास दोस्त है, लेकिन उस समय ऐसा दोस्त नहीं होता था। 1965 में क्या हुआ, 1965 के बाद अमेरिका ने भारत के लिए हथियार निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया। पूरे विश्व को चेतावनी दे दी कि भारत को कोई हथियार नहीं बेचेगा। उसके पीछे आप कहोगे यार अमेरिका को ऐसा क्यों हुआ, ये क्या कारण हुआ अमेरिका? एक तो पहली चीज तो वो पाकिस्तान का दोस्त था। उसका रीजन क्या था कि पाकिस्तान की जरूरत उसको थी सोवियत संघ को घेरने के लिए। दूसरा कारण यह था कि 1965 का जो युद्ध पाकिस्तान ने लड़ा था वो इन्हीं अमेरिकी हथियारों के साथ लड़ा था। अमेरिका के टैंक होते थे उस समय, पेंटन टैंक बोलते थे उनको, और उनके बारे में कहा जाता था कि वो टैंक अभेद्य हैं, उनको कोई खत्म नहीं कर सकता। इसीलिए तो पाकिस्तान भी उछल रहा था कि अरे हमारे पास तो टैंक है अमेरिका के दिए हुए, हमने उन टैंकों के चिथड़े उड़ा दिए थे। अमेरिका ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पाया कि पूरे विश्व में हमारे हथियारों को इस तरीके से वो बर्बादी हुई और हमारी छवि उस तरीके से पता चली कि पेंटन टैंक जो है वो वैसे नहीं है कि खत्म नहीं किए जा सकते, तिलमिलाया हुआ था।
पाकिस्तान की हार में से सबसे ज्यादा तिलमिलाहट अगर किसी को हुई तो अमेरिका को हुई, क्योंकि अमेरिका की फंडिंग और हथियारों पर पाकिस्तान युद्ध लड़ रहा था। तब उसको बदला तो निकालना था, दादागिरी चलानी थी। उसने दादागिरी चलाते हुए क्या किया कि भारत के बोला कोई भारत को हथियार नहीं देगा। आज भी वो करता है, अमेरिका और चीन इसी तरीके से करते हैं, अपने दुश्मन को कमजोर करने के लिए इस तरीके के प्रतिबंध जो है वो लगाते हैं। जैसे अभी ईरान के ऊपर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए, आर्थिक प्रतिबंध की, कोई उसके साथ बिजनेस नहीं करेगा, व्यापार करेगा तो हमारे प्रतिबंध झेलेगा। ऐसे ही भारत के साथ किए। अब लेकिन क्योंकि भारत यथार्थवादी नीति की तरफ चल चुका था और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी सत्ता में आ चुकी थी, तो इंदिरा गांधी को यह चीज समझ में आ गई कि अमेरिका की इस दादागिरी को रोकना है तो हमें सोवियत संघ के साथ होना जरूरी है, सोवियत संघ को अपने साथ रखना जरूरी है, उनके साथ मित्रता और अधिक बढ़ाने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अमेरिका की काट हमें नहीं मिल पाएगी और हम हर मामले में पिछड़ते चले जाएंगे। और उसी दौरान 1970-71 का ही के दौरान में 1971 की जब हम बात करते हैं, 1970 और 71 की जब हम बात करते हैं, तो उस समय हमारे पड़ोस में बड़ी खतरनाक परिस्थितियां बनने लगी। खतरनाक परिस्थितियां किस तरीके से बनने लगी समझिए, इसको मैं समझाता हूं। और उसने हमारी विदेश नीति को पूर्ण रूप से बदल करके रख दिया, एकदम पूर्ण रूप से बदल दिया। क्या हुआ कि हमारे विदेश पड़ोस में जो दुश्मन थे, एक तो था पाकिस्तान, ये हमारा दुश्मन था, ठीक है। एक था चीन, ये हमारा दुश्मन था। एक था अमेरिका, यूएसए। पाकिस्तान और चीन ये दोनों भारत के दुश्मन थे। अमेरिका पाकिस्तान का क्या था, दोस्त था, इनकी दोस्ती थी। अमेरिका को जरूरत थी पाकिस्तान की सोवियत संघ को घेरने के लिए। प्रारंभिक जब चीन का गठन हुआ था, चीन में जो क्रांति हुई थी, साम्यवादी चीन बना था, उस समय अमेरिका ने चीन को मान्यता नहीं दी थी। उस समय चीन और अमेरिका के संबंध अच्छे नहीं थे, खराब थे। भारत के संबंध अच्छे थे चीन के साथ, क्योंकि चीन जो है वो सोवियत संघ के गुट का था। लेकिन 1970 का दशक आते आते चीन जो है ये चीज समझ चुका था, साम्यवाद में यही चीज थी कि साम्यवाद का केवल एक ही लीडर हो सकता है, एक ही नेता हो सकता था। चीन को यह चीज नजर आई कि जब तक सोवियत संघ रहेगा चीन कभी भी लीडर नहीं बन पाएगा, उसको हमेशा सोवियत संघ के अधीन रह करके या उसका सबॉर्डिनेट, अधीनस्थ रह करके कार्य करना पड़ेगा। लेकिन चीन की साम्यवादी नीति अलग तरीके से थी। वो तो पूरे विश्व में खुद को साम्यवादी नेता बनाना चाहते थे और अपना विस्तार और अधिक करना चाहते थे। इसलिए चीन के संबंध जो हैं सोवियत संघ के साथ थोड़े से दूरी के होने लगे। अब सोवियत संघ को भी कंट्रोल में लाना है और सोवियत संघ को कमजोर करना है और चीन को मजबूत बनना है, तो चीन को उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, एक ऐसे व्यक्ति की जो सोवियत संघ का दुश्मन हो। और सोवियत संघ का दुश्मन कौन था, यह था अमेरिका। दोनों विरोधी विचारधारा, साम्यवादी पूंजीवादी, एक दूसरे की कट्टर विरोधी विचारधाराएं, अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां, राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट चीन के बदले इन दोनों के बीच करीबी आनी शुरू हुई। और ये करीबी लाने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने इन दोनों की क्या है, मित्रता कराई, इन दोनों की दोस्ती कराई। अब इनकी भी दोस्ती हो गई, इनकी भी दोस्ती हो गई। और भारत के तीन सबसे कट्टर दुश्मन, तीन ही दुश्मन थे, तीनों कट्टर दुश्मन और भारत को नेस्तनाबूद करने का इरादा रखने वाले दुश्मन एक साथ आ गए और इन तीनों का एक त्रिगुट बनने लगा। त्रिगुट बनने लगा 1970-71 की हम बात कर रहे हैं उस समय। इस समय इंदिरा गांधी की विदेश नीति के आप देखोगे बहुत ऐसा काम इन्होंने किया कि आप प्रशंसा करे बिना नहीं रहेंगे या उनके कायल हो जाएंगे कि यार क्या बात है, क्या दिमाग लगाया। कई बार लोग बोलते हैं ना कि महिला नेता देश नहीं चला सकते, महिला राजनीति में नहीं चला सकते। उन सबके ऊपर, उन सबके मुंह के ऊपर करारा जवाब जो है, करारा थप्पड़ मारने वाले जो महिला हैं वो इंदिरा गांधी हैं। जितना सशक्त नेतृत्व उन्होंने प्रदान किया, जितनी सशक्त विदेश नीति, यथार्थवादी विदेश नीति उन्होंने रखी, उतनी उस तरीके के
जो काम है आज के काल में नरेंद्र मोदी के काल में ही दिखाई देते हैं, वैसे नहीं देखने को मिलता कभी भी। इंदिरा गांधी ये चीज समझ गई थी कि इन तीनों का एक साथ होना भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और उसी दौरान पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, उन दोनों के बीच में भी विवाद हो रहा था। पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ था। आजादी के समय पाकिस्तान का कोई एक हिस्सा नहीं, पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान होता था। मैं आपको मैप से दिखाता हूं, अभी आ जाते हैं मैप के ऊपर, तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। मैं कोशिश करता हूं आपको दिखाने की। देखिए, अगर हम बात करते हैं ना 1971 की, तो ये जो पाकिस्तान इधर देख रहे हैं और इधर आप बांग्लादेश देख रहे हैं, 1971 से पहले बांग्लादेश नहीं था। 1971 से पहले इसको कहा जाता था पूर्वी पाकिस्तान। इसको क्या कहा जाता था? पूर्वी पाकिस्तान। और ये वाला जो पाकिस्तान है, इसको कहा जाता था पश्चिमी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान। इन दोनों के संबंध भी बिगड़े हुए थे। पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान से अपनी स्वतंत्रता को लेकर के संघर्ष करना प्रारंभ कर चुका था। अपना अलग देश बनाने की डिमांड, बांग्लादेश बनाने की डिमांड चल रही थी। पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर अत्याचार करने प्रारंभ किए। बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में शरणार्थी भारत में घुसे। जब इतने बड़ी संख्या में शरणार्थी भारत में घुसे, तो यह समस्या पाकिस्तान की समस्या ना होकर के भारत की समस्या भी बन गई। भारत इन परिस्थितियों से जूझ रहा था। भारत को यह दिख रहा था कि अड़ोस पड़ोस में मामला जो है बिगड़ रहा है। अब ऐसे में चीन, पाकिस्तान और अमेरिका, इन तीनों का गठजोड़ हो गया। ये कश्मीर को लेकर के भारत पर कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। इसका सपना ही ये है कि ये भारत के लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को अपने हिस्से में मिला ले। और अमेरिका पाकिस्तान की मदद के लिए, यानी सोवियत संघ को रोकने के लिए पाकिस्तान की कुछ भी मदद कर सकता है। इंदिरा गांधी ये चीज भांप गई थी। तो इसीलिए इससे पहले कि वो पाकिस्तान के इस मामले में इंटरफेयर करती, उन्होंने बड़ी ही समझदारी दिखाते हुए 1971 में, 1971 में उन्होंने एक संधि की। एक संधि की। इस संधि को बोला जाता है भारत सोवियत संघ संधि। सोवियत संघ की मित्रता संधि इसको बोलते हैं। मित्रता संधि, दोस्ती की संधि। क्योंकि इंदिरा गांधी को यह दिख गया था कि अगर हम पाकिस्तान वाले मामले में अगर कूदेंगे तो तुरंत पाकिस्तान, चीन और अमेरिका तीनों मिलकर के भारत पर हमला करेंगे। और इस समस्या को सुलझाना भी जरूरी था। तो इसके लिए हमारे सामने एक मजबूत मित्र होना आवश्यक था। तो उस समय पहली बार भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को एक तरीके से त्याग करके सोवियत संघ के साथ संधि की। हालांकि भारत ने यह कहा कि ये हमने गुट निरपेक्षता को त्यागा नहीं है, अभी भी हम गुट निरपेक्ष बने हुए हैं, क्योंकि हमने सोवियत संघ के साथ कोई सैनिक संधि नहीं की, सैन्य गठबंधन नहीं किया। जैसे कि अमेरिका का नाटो, सोवियत संघ का वार्सा पैक्ट, ये थे। इन्होंने कहा ये तो हमारी पीसफुल ट्रीटी है, मित्रता की संधि है। लेकिन विश्व तो समझ ही गया था कि ये मित्रता की नहीं, ये स्पष्ट तौर पर भारत और सोवियत संघ का एक गठजोड़ है। और जैसे ही भारत और सोवियत संघ के साथ हमने ट्रीटी की, साइन किया, पाकिस्तान के इस मामले में हमने प्रेशर बनाना शुरू किया। पाकिस्तान ने हम पर हमला किया, हमने पाकिस्तान पे हमला किया। पाकिस्तान को युद्ध में मुंह की खानी पड़ी और बधाई हो, बांग्लादेश पैदा हुआ है। इस तरीके की खबरें पूरे विश्व में फैलने लगी। यानी कि जो पूर्वी पाकिस्तान था, ये अब बांग्लादेश बन गया। पाकिस्तान का दो हिस्से हो गए, विभाजन हो गया। और ये अब आप कहोगे सर इसमें यथार्थवादिता के तत्व क्या थे? पहला तो यही तत्व था कि इंदिरा गांधी ने परिस्थितियां भांपते हुए सोवियत संघ के साथ मित्रता की। उसका फायदा क्या मिला? उसका फायदा यह मिला कि आप ये देखोगे, भारत के नीचे है हिंद महासागर। हिंद महासागर में एक जगह है डिएगो गार्सिया, वहां के ऊपर अमेरिका ने अपना सैनिक अड्डा बना रखा है। और भी अमेरिका वहां पर गश्त लगाता रहता था। अमेरिका के पास परमाणु शक्ति थी और ऐसे युद्धपोत थे जो परमाणु हथियारों को कहीं से भी कहीं पर ले जाकर के लॉन्च कर सकते थे। 1971 के युद्ध में अमेरिका जो है पाकिस्तान की मदद के लिए हिंद महासागर के अंदर तक आ गया था। अपने परमाणु हथियारों के साथ उसका इरादा स्पष्ट था कि वो पाकिस्तान के समर्थन में भारत के ऊपर परमाणु हमला करने आ रहा है।
भारत को निस्तनाबूद कर देता। अब यहां पर यथार्थवादी तत्व जो हैं वो देखने को आते हैं, क्योंकि भारत ने संधि कर ली थी सोवियत संघ के साथ। तो सोवियत संघ ने यहां पर सोवियत संघ ने जो है इन्होंने धमकी दी अमेरिका को कि अमेरिका तुम जहां हो वहीं पर रुक जाओ। इस घोषणा के बाद अगर एक नॉटिकल माइल भी तुम समुद्र में आगे आए तो सोवियत संघ जो है इसको इस मामले में भारत के समर्थन में कूद पड़ेगा और वो भारत की तरफ से परमाणु हमला करने में हिचकेगा नहीं। और यह युद्ध भारत पाकिस्तान का युद्ध ना होकर के तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, अमेरिका सोवियत संघ का युद्ध शुरू हो जाएगा। अब अमेरिका इतना भी मजबूत नहीं था कि वो सोवियत संघ के साथ सीधा युद्ध लड़ सके, वो भी परमाणु युद्ध, क्योंकि उसको पता था परमाणु युद्ध होगा तो अमेरिका भी तबाह, सोवियत संघ भी तबाह। इसलिए अमेरिका को चुपचाप बिना कुछ करे उल्टे पैर लौट करके वापस जाना पड़ा। यह हमारी विदेश नीति की कामयाबी थी, पहली कामयाबी विदेश नीति की इतने बड़े स्तर पर कि हमने हमारे दो दुश्मन चीन और अमेरिका को बिना इनको कुछ भी बोले हमने अपने से दूर रखा, अपने मामले से दूर रखने में कामयाब हो गए। चीन और अमेरिका ने कोशिश तो की इन्वॉल्व होने की, लेकिन दोनों इस मामले में इन्वॉल्व नहीं हो पाए। उसका रीजन अमेरिका को धमकी दी किसने? सोवियत संघ ने। और सोवियत संघ ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि शांति की, मित्रता की संधि हमने कर ली थी। इंदिरा गांधी ने जो 1971 में संधि की थी, तो इसको कहा जाता है यथार्थवादी नीति, दूर की कोड़ी सोचना। और यहां से भारत की विदेश नीति एकदम परिवर्तित होती हुई चली जाती है। अब हम बहुत हद तक यथार्थवादी नीतियों को अपनाते हुए चलते हैं। तो ये आपने एक बदलाव देखा। यहां तक का मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आया होगा। समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आया तो बताइए जरा, हाउस द जोश? कैसा है जोश? कैसा है भाई जोश? ये देखिए मैप से समझ में आएगा आपको। आप सब लोगों का आंसर आना चाहिए हाई सर, हाई सर का आंसर आपका आना चाहिए। ये देखिए यहां पर मैप देखिए, ये उस समय का मैप है जब भारत और सोवियत संघ की बात करें ना, तो ये लाल लाल रंग जो देख रहे हैं ये सोवियत संघ है। उस समय मध्य एशिया जो है, जो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये जो है ये देश नहीं बने थे। ये 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद बने थे। उस समय सोवियत संघ इतना बड़ा था और भारत के बिल्कुल ऊपर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ उसकी सीमा जो है आप देखोगे वहां पर लगती थी। हालांकि उस समय पाकिस्तान का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान ने भारत के अक्साई, वो जो ऊपर वाला जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र था, उसके ऊपर उसने कब्जा जमा रखा था। तो ऐसे में अमेरिका को इसकी जरूरत थी, इसकी पाकिस्तान की, कि कभी जरूरत पड़े तो सोवियत संघ पर यहां से हमला कर सके। इस चक्कर में वो भारत का दुश्मन बन गया था। ठीक है। और चीन भी बिल्कुल बगल में ही सोवियत संघ के था। तो ऐसे में चीन की दोस्ती अमेरिका के लिए सोने पर सुहागा साबित हुई, लेकिन भारत के लिए तो दुश्मन हो गए दोनों। इसीलिए उस संधि ने भारत के लिए बहुत बेहतरीन कार्य किया। कई विचारकों ने कहा कि भारत अब गुटों में शामिल हो गया, गुट निरपेक्षता को त्याग दिया है। तो भारत ने हालांकि इन सब चीजों को किनारे रखा और बोला कि जिसको जो बोलना है बोल लो, हम किसी गुट में शामिल नहीं हुए, हमने तो मित्रता की संधि की थी, हमने तो कोई सैनिक संधि नहीं की। यह मामला था। बांग्लादेश का उदय होता है, भारत आजाद करा देता है एक तरीके से कहा जाए तो। और बांग्लादेश के इस उदय के कारण पूरे विश्व में भारत की बढ़ती हुई शक्ति को मान्यता मिलती है। कई बार युद्ध के माध्यम से भी विदेश नीति का संचालन किया जाता है। भारत को जो स्वीकृति, जो मान्यता, जो रिकॉग्निशन इससे पहले नहीं मिलता था, सब लोग सोचते थे, सभी देश सोचते थे कि ये तो कमजोर सा राष्ट्र है, पिद्दी भर सा राष्ट्र है, क्या करेगा, इनके अंदर तो इतनी खुद ही इतनी समस्याएं हैं। जब बांग्लादेश का उदय हुआ, पाकिस्तान का विभाजन हुआ और इस मामले में अमेरिका और चीन चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। हालांकि उन्होंने पाकिस्तान को खूब हथियार दिए, खूब पैसा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, वो हार गए। तो उस समय पूरे विश्व के स्तर पर यह स्वीकार कर लिया गया कि भारत अब कोई ऐसा वैसा पिद्दी देश नहीं है, कमजोर देश नहीं है। अब भारत भी एक मजबूत देश बन चुका है जो बड़ी बड़ी महाशक्तियों को भी चुप करा सकता है। तो ये हमारी विदेश नीति की कामयाबी थी। हमारी छवि जो है वो परिवर्तित होती हुई चली गई। अब यही नहीं, 1974 में हमने एक और बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। परमाणु हथियारों की जो नीति थी, आपको याद है, जवाहरलाल नेहरू परमाणु हथियारों का विरोध करते थे
और भारत में परमाणु बम बनाने के खिलाफ में थे। वो परमाणु बम नहीं बनाना चाहते थे। हाँ, शांतिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु ऊर्जा, परमाणु शक्ति के प्रयोग का समर्थन करते थे, लेकिन परमाणु हथियारों के लिए नहीं करते थे। संपूर्ण परमाणु हथियारों के विनाश की बात करते थे, पूर्ण निशस्त्रीकरण की बात करते थे। लेकिन हमारी जो बाद की जो विदेश नीति थी, उनके बाद वो वास्तविकता में परिवर्तित हुई, वो यथार्थवादी परिवर्तित हुई। किस तरीके से, बड़े ध्यान से समझना। एक संधि हुई जिसको बोलते हैं एनपीटी, यानी कि परमाणु अप्रसार संधि, 1960 के दशक में हुई। उस संधि के माध्यम से जो 5 महाशक्तियां थी, कौन सी 5 महाशक्तियां, उनको समझ लीजिए। एक जो था अमेरिका, यूएसए, दूसरा जो था वो सोवियत संघ, तीसरा जो देश था वो था ब्रिटेन, चौथा जो देश था फ्रांस, और 5वां जो देश था चीन। यही दादा थे विश्व के, यही डॉन थे, यही सबसे ज्यादा, हरियाणा में बोलते कुबद्दी बालक, यानी कि शरारती तत्व। तो ये शरारती थे, इन्हीं के कारण वैश्विक शांति को खतरा था। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ बनाते समय इन्हीं 5 को ही स्थायी सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता भी दी गई थी। ये क्या एक नया आइडिया लेकर के आते हैं। नया आइडिया क्या लेकर के आते हैं, ये बोलते हैं कि पूरे विश्व में परमाणु हथियारों का विरोध हो रहा है। अच्छी भी बात थी, भारत तो खुल करके विरोध कर रहा था कि पूर्ण परमाणु हथियारों का समूल विनाश होना चाहिए। भारत की विदेश नीति में यह फैक्टर प्रमुख था कि हम कोई भी संधि, सम्मेलन, समझौता होता, यूएन के अंदर जाते तो हम परमाणु हथियारों की नष्ट करने की बात करते थे, पूर्ण निशस्त्रीकरण की बात करते थे, ऐसे देशों के साथ मिलकर के अच्छे संबंध कायम करते थे जो पूर्ण निशस्त्रीकरण को बढ़ावा दे। इस समय इन्होंने एक नया उपाय निकाला कि एक काम करते, परमाणु हथियारों की जो ये होड़ बढ़ रही है ना, इससे विश्व को बड़ा खतरा है, विश्व समाप्त हो सकता है, तो परमाणु हथियारों को कम करना, रोकना जरूरी है। तो क्या करते हैं, हम आज के बाद, इस संधि के बाद किसी भी तरीके के परमाणु परीक्षण, उन परमाणु परीक्षणों के ऊपर प्रतिबंध लगा देते हैं। अब जिन देशों ने पहले परमाणु परीक्षण कर लिए वो तो कर लिए, अब कोई नया देश नहीं कर पाएगा। बहुत सारे देशों ने साइन भी किए, हस्ताक्षर भी किए, क्योंकि बात तो एक तरीके से देखा जाए तो ठीक है कि और परमाणु हथियारों की होड़ जो है वो इसे समाप्त हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं, युद्ध का अखाड़ा नहीं बनेगा। लेकिन अब यहां पर भारत की विदेश नीति जो है वो, उसकी यथार्थवादिता झलकती है, उसकी वास्तविकता, अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों को सोचने समझ करके सही नेशनल इंटरेस्ट में फैसला लेने की क्षमता भी यहां पर दिखाई देती है। हमने इस संधि पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, हमने इस पर साइन नहीं किए। उसका कारण क्या रहा? उसका कारण ऐसा मत समझ लेना कि आप लोग की, अभी तो सर आप बोल रहे थे कि हम परमाणु हथियारों के विनाश की बात करते हैं, उनको खत्म करने की बात करते हैं, यूएनओ में भी बात कर रहे थे, और अब हम जब परमाणु हथियारों को खत्म करने की बात की जा रही है उस संधि पर हम साइन नहीं कर रहे। भारत ने इस संधि के बारे में, इसके खिलाफ आवाज उठाई। भारत ने बोला कि भाई ये क्या बात हुई, तुम 5 के पास तो परमाणु बम, तुम तो परमाणु बम रखो, ठीक है, तुम्हारा जब मन में आए जिसके ऊपर परमाणु बम डालना चाहो डाल दो। बाकी देशों को तुम कह रहे हो कि तुम, बाकी कोई और परमाणु बम नहीं बनाएगा। तो ये तो स्पष्ट तौर पर एक तरीके से तुम यूं कह दो ना कि तुम पूरे विश्व को, ये 5 देश तुम मिलकर के गुलाम बनाना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारी जिसके ऊपर मर्जी आएगी तुम तो परमाणु बम गिरा दोगे, जिसके पास परमाणु बम नहीं है वो तो तुम्हारा गुलाम हो जाएगा, फिर क्या करेगा। भारत ने यह कहा कि यह संधि जो है भेदभावपूर्ण है, हमारी विदेश नीति ऐसी भेदभावपूर्ण, ऐसी अन्यायपूर्ण संधियों के ऊपर हस्ताक्षर करने या उसको मान्यता देने की अनुमति नहीं देती है। हमारी विदेश नीति यह बोलती है कि या तो सब लोग, पूरे विश्व में सभी देश बराबर हैं, अगर बराबर हैं तो ये भी बराबर हैं, अगर परमाणु हथियार समाप्त होंगे तो सबके समाप्त होंगे, केवल नए देशों के नहीं, जिन्होंने पहले बना रखा है ये भी समाप्त करें, समूल विनाश करें, फिर उसके बाद बोले कि हां अब परमाणु परीक्षण कोई नहीं करेगा। और भारत की इस बात को विश्व के बहुत सारे देशों ने माना। बहुत सारे देशों को यह चीज भारत के बताने के बाद समझ में आई कि ये कितना बड़ा खेल खेल रहे थे, और उसके बाद भारत की विदेश नीति की कामयाबी माना जाता है इस चीज को, कि पूरे विश्व के देश, भारत के बहुत सारे देश भारत के समर्थन में आ गए।
और भारत की विदेश नीति की यथार्थवादिता भी थी, चतुराई, चातुर्य भी था इसके अंदर। चातुर्य, चतुराई क्या थी? वो ये थी कि चीन के पास परमाणु बम था, भारत के बिल्कुल ऊपर भारत का दुश्मन, और 1962 में कुछ ही वर्षों पहले उसने हम पर हमला करके एक बहुत बड़ा क्षेत्र हथिया लिया था। अब ऐसे में इसके पास परमाणु बम हो और हमारे पास ना हो, ये हमारी सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट था। तो ऐसे में एक तो भेदभावपूर्ण तो था, वो तो टॉपिक हमने उठाया ही, वो मुद्दा तो हमने उठाया ही। दूसरा, इसके पीछे हमारे राष्ट्रीय हित भी थे कि ये संधि हम कुछ समय के लिए टाल दें या इस संधि पर हम हस्ताक्षर ना करें। हमें पॉइंट अच्छा मिला था उस की भेदभावपूर्ण है, उसके ऊपर हम खेले, उसी के ऊपर हमने चर्चा भी की। लेकिन वास्तविक जो राष्ट्रीय हित था, जो नेशनल इंटरेस्ट था, वो ये था कि चीन के पास परमाणु बम है तो हमारे पास भी होना चाहिए। अगर हमारे पास परमाणु बम नहीं होगा तो चीन कभी भी हम पर हमला कर देगा। और अगर हमने इस संधि पर साइन कर दिए तो तब तो मान लीजिए कि फिर तो हमने अपनी सुरक्षा से समझौता कर लिया। अब तो चीन जब मर्जी आएगा, अमेरिका जब मर्जी आएगा भारत पर हमला कर लेगा। कब तक सोवियत संघ से के साथ मिलकर के बचते रहोगे? तो हमारे असली वास्तविक हित ये थे, हमारी वास्तविक यथार्थवादी विदेश नीति का मूल उद्देश्य यही था कि संधि पर अभी हम साइन नहीं करते हैं, और हमने नहीं किए। और फिर हमने क्या किया? 1974 में, 1974 में हमने पोखरण 1 जिसको बोलते हैं परमाणु परीक्षण किया, और वो परमाणु परीक्षण हुआ। उसके बाद ये तिलमिला गए, ये सारे के सारे पांचों जो महाशक्ति हैं, ये महाशय हैं, और इनमें सबसे ज्यादा तिलमिलाया चीन। और ये बोलने लगा कि देखो, हम तो पहले ही बोलते थे, भारत की तो नियत में ही खोट है। भारत ने इस संधि पर साइन ही इसलिए नहीं किया क्योंकि परमाणु बम बना रहा था, और परमाणु बम बना लेता तो ये अगर साइन कर देता तो परमाणु बम नहीं बना पाता। भारत के ऊपर कई सारे प्रतिबंध भी लगाए, भारत ने स्वीकार किया। इंदिरा गांधी उस समय देश की नेता थी, सशक्त, एकदम आयरन लेडी। बोले कोई बात नहीं भाई, आने दो, देख लेंगे चीजों को। 1974 में जो हमारा परमाणु परीक्षण था, ये हमारी विदेश नीति की कामयाबी थी। आंतरिक मामला तो है ही, हमारी रिसर्च, हमारी उद्योग, हमारी प्रौद्योगिकी का विकास, टेक्नोलॉजी का विकास, उसको तो दर्शाता ही है, लेकिन ये हमारी विदेश नीति की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। 1971 का युद्ध पहली कामयाबी जिसमें बांग्लादेश का उदय हुआ, और 1974 का पोखरण परमाणु परीक्षण दूसरी कामयाबी हमारी विदेश नीति की, कि हमने विश्व में ये रुझान बनाया, ये झुकाव बनाया देशों में कि संधि भेदभावपूर्ण है। और परमाणु परीक्षण करने के बाद भी ये केवल महाशक्तियां तिलमिलाई, जो बाकी के देश थे ना, वो देश भारत के समर्थन में थे, सपोर्ट में थे। ये भी हमारी विदेश नीति की कामयाबी थी, क्योंकि उनको हम ये समझाने में कामयाब हो गए उन देशों के साथ कि भाई हमने परमाणु बम इसलिए ये बनाया है कि चीन हमारे सर पर है, कभी ये हम पर हमला ना कर दे। अब हमारे पास परमाणु बम है तो हम चीन को प्रतिसंतुलित कर सकते हैं, इसलिए तो बाकी विश्व के देशों ने इस चीज को समझा। ये हमारी विदेश नीति की दूसरी कामयाबी थी 1970 के दशक में, इंदिरा गांधी के काल में। तो इसको बोला जाता है यथार्थवादी नीति। यह चीज जो है यहां रही, भारत की सुरक्षा एवं शक्ति पर यहां पर जो है बल दिया गया पूर्ण रूप से। और यही नहीं, सोवियत संघ से हमने बड़ी मात्रा में हथियारों की खरीदारी भी शुरू करी, अमेरिका और पश्चिम का विरोध करना भी हमने शुरू किया। इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान भारतीय विदेश नीति में यथार्थवाद का प्रभावी विकास हुआ। अब यथार्थवाद का प्रभावी विकास हुआ, इसका मतलब यह नहीं है कि आदर्शात्मक तत्वों को हमने पूर्ण रूप से त्याग दिया, हमने उसकी मात्रा में थोड़ी सी कमी ला दी। परंतु इस परिवर्तन के बावजूद भारतीय विदेश नीति में आदर्शवादी तत्व निरंतर बने रहे, क्योंकि इंदिरा गांधी ने भी भारत की गुट निरपेक्षता की नीति को बनाए रखा और साम्राज्यवादी एवं उपनिवेशवादी विरोधी नीति को आगे बढ़ाया। सेम वही चीजें जो जवाहरलाल नेहरू ने चलाई थी, उन्हीं को ही इंदिरा गांधी ने भी आगे किया, लेकिन उनकी मात्रा कम कर दी। रियलिस्टिक जो थी, यथार्थवादी था, उसको ज्यादा कर लिया, परमाणु बम भी बना लिया, हथियार भी ले लिए, सिक्योरिटी एजेंसीज भी खड़ी कर दी, कई सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस भी खड़े कर दिए। आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को प्रमुख मुद्दा मानते हुए, हमारे देश की सुरक्षा को प्रमुख मुद्दा मानते हुए उसके लिए कार्य किया। लेकिन आदर्शवादी तत्व भी मौजूद रहे, क्योंकि गुट निरपेक्षता को पूर्णतः नहीं त्यागा। आज उस समय भी हम पश्चिमी सभ्यता के अत्याचारों को भूले नहीं थे, उनके खिलाफ तीसरे विश्व को नेतृत्व प्रदान किया। साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का विरोध हम लगातार करते रहे। अब यहां से दो प्रश्न बन सकते हैं, बड़े ध्यान से समझना।
प्रश्न तो कई सारे बन सकते हैं, लेकिन ये दो मैं बताऊंगा, तो इन्हीं से मिलते जुलते क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रश्न, विदेश नीति में आदर्शवादी तत्वों का अधिक समावेशन राष्ट्रीय हितों पर प्रतिकूल असर डालता है। भारत की विदेश नीति के संदर्भ में उदाहरण सहित कथन की व्याख्या कीजिए। इस तरीके से सवाल दे दिया जाएगा। अब आपको बेसिकली इसमें यही बताना है जो बेसिकली इसमें पूछा गया है, जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल की जो आदर्शात्मक विदेश नीति थी, और उसके कारण जो हमने चीन के हाथों अपना बहुत बड़ा क्षेत्र जो है गंवाया। और साथ ही इस विदेश नीति में आपको जवाहरलाल नेहरू का एक और एग्जाम्पल देना है, वो भी हमारी विदेश नीति का ही हिस्सा था। जो कश्मीर का मामला था, जम्मू कश्मीर का मामला था, वो जम्मू कश्मीर का मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाना, वो भी हमारी विदेश नीति का हिस्सा था। आदर्शात्मक तत्व था जो कि आज तक सुलझ नहीं पाया। वो भारी भूल, ऐतिहासिक भूल उसको कहा जाता है। इन के कारण हमने भारत के कश्मीर के बहुत बड़े क्षेत्र के ऊपर से अपना कब्जा गंवा दिया। पाकिस्तान ने एक पर कब्जा कर लिया, कुछ पर चीन ने कब्जा कर लिया। आपको याद है ना, पाकिस्तान ने जब कश्मीर पर हमला किया तो राजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। भारत ने सेनाएं भेजी, पाकिस्तान के कबायलियों और सेनाओं को हम खदेड़ते चले जा रहे थे उनके अंदर की तरफ देश के में। हम कुछ ही दिन अगर युद्ध और होता तो हम पाकिस्तान के सभी कबायली और उनके सेनाओं को पाकिस्तान की सीमाओं के अंदर तक खदेड़ आते। लेकिन उसी समय जवाहरलाल नेहरू माउंटबेटन, ब्रिटेन और अमेरिका की बातों में, सलाह में, मशवरे में या प्रेशर में कहें तो आ गए कि उन्होंने कहा कि भाई जब तुम्हारे पास ऊपर हस्ताक्षर कर दिए हैं राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर के विलय के लिए, तो तुम युद्ध क्यों लड़ रहे हो? इतना पैसा अपने जनता के ऊपर लगाओ। जवाहरलाल नेहरू की भी यही आदर्शात्मक उस समय सोच थी कि यार पैसा युद्ध में लगाने की बजाय हम जनता के विकास के लिए लगाएं, उनको शिक्षा दें, स्वास्थ्य दें, उनको रोजगार दें, देश का विकास करें। जबकि हमारे पास तो सबूत है ही कि राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर साइन कर दिया है, तो हम यूएनओ में ले जाते हैं। विदेश नीति का आदर्शात्मक तत्व, वो विदेश उस मामले को यूएनओ में लेकर गए और उसके बाद से इस मामले का कोई समाधान नहीं हुआ, क्योंकि ब्रिटेन और अमेरिका पलट गए अपनी बातों से। भारत का समर्थन करने के बजाय पाकिस्तान के सपोर्ट में हो लिए। वहां पर हम समझने में भूल कर गए, वो हमारी विदेश नीति की पहली भूल थी। चीन के साथ जो हुआ वो हमारी दूसरी भूल थी। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ में मामला ले जाना हमारी पहली भूल थी। तो ये दो जो हमने नुकसान हुए, ये आदर्शात्मक तत्वों के कारण झेले। इन दोनों कहानियों को, इन दोनों चीजों को थोड़ा थोड़ा करके आपको बता देना है, और फिर बताना है कि अगर व्यवहारवादी नीति अपनाई जाती तो हम किस तरीके के कार्यविधियां करते, है ना, वो आपको समझा देना है। एक और सवाल जो है आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय विदेश नीति में आदर्शात्मक से यथार्थवादिता में रूपांतरण एक जटिल प्रक्रिया के माध्यम से हुआ। टिप्पणी करें या आलोचनात्मक विवरण करें या एक व्याख्यात्मक लेख लिखें, इस तरीके से पूछा जाएगा। तो आपको बेसिकली जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल से इंदिरा गांधी के कार्यकाल में जो हमने अचीवमेंट्स हासिल की, वहां तक की चीजों को आपको की पॉइंट्स में बताना है। जो क्लास में जिंदा थे वो लोग इन चीजों को बता देंगे, और जो क्लास में सोना बाबू, जानू, टीना मीना, है ना, इना मीना डिक्का, इस तरीके से लगे हुए हैं, तो उनका एग्जाम में भी इना मीना डिक्का होगा। सोना बाबू, जानू, एग्जाम में भी वही याद आएंगे। वहां पर एग्जाम में याद नहीं आएंगे, एग्जाम में फिर मम्मी पापा, भगवान, ईश्वर, वो याद आएंगे, है ना। हे भगवान मैं पढ़ाई कर लेता तो क्या कर हो जाता, हे भगवान मैं पढ़ाई कर लेती, है ना, तो एग्जाम निकल जाता। क्लास में जिंदा रहना जरूरी है। तो जोश बताएंगे, हाउस द जोश, जोश कैसा है, हाउस द जोश, एक हाई सर का आंसर आना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। अब अगले पर आ जाते हैं, अगले चरण पर, जब जनता पार्टी का शासन आता है। जनता पार्टी के शासन पर आने के लिए आप ये चीज ध्यान रखिएगा, जितने भी हमारे दोस्त हैं, आप अगर कभी भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले, जब मन हो जब भी लेना चाहें, तो फीस में डिस्काउंट के लिए एक रेफरल कोड होता है। इस रेफरल कोड का नाम है LYLIVE। इसको लगाना मेरे दोस्त, इसको लगाएंगे आपको फीस में डिस्काउंट मिलेगा और मेरी पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी। 1-on-1 गाइड करूंगा, एग्जाम पास होने तक गाइड करूंगा, किसी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा।
फोन कॉल हो, वीडियो कॉल हो, पर्सनली मिलकर के हो, हर तरीके से गाइड करूंगा। आपको मेरे से बात करनी है, मेरी टीम से बात करनी है, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के बारे में जानना है, या आपको गाइडेंस चाहिए केवल, तो भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। मेरी टीम को बोलना, वो आपकी बात मेरे से करवा देगी। ठीक है, मेरा नंबर, अब मुद्दा है कि कहां मिलेगा, तो उसके लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला। फिर से बोलता हूं, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला। अगर वहां ना मिले टेलीग्राम पर, तो इंस्टा पे आ जाना, ललित यादव की पाठशाला। सोशल मीडिया पे फॉलो कर लो, आपको हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में भी पता चलेगा, पर्सनली भी जुड़ोगे और हमारी टीम की डिटेल्स भी मिल जाएंगी, उनसे बात कर पाओगे, उनके माध्यम से मेरे से बात कर पाओगे। फोन कॉल, वीडियो कॉल दोनों पर बात हो जाएगी। थोड़ा सा समय जरूर देना, 1 से 2 दिन का। जब भी कॉल करोगे तो 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपके पास कॉल बैक आ जाएगी मेरी तरफ से, बात आपको कर लेंगे। और फ्री पीडीएफ चाहिए तो फ्री पीडीएफ भी उसी टेलीग्राम चैनल पर मौजूद है, उस टेलीग्राम चैनल पर आपको सब मिल जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं जनता पार्टी के ऊपर। कोड याद रख लिया, LY लाइव, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे LYLIVE। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, किस कोड से लेंगे? कहीं से भी कॉल आए, कुछ भी बोले, कोड यही लगाना, क्योंकि पर्सनल गाइडेंस, एक टीचर की गाइडेंस का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, कोई भी विकल्प नहीं है। और मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा एग्जाम पास होने तक, डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा। चलिए जी, अब आ जाते हैं जनता पार्टी की। अब इंदिरा गांधी का कार्यकाल एक सशक्त कार्यकाल था उस समय। उस सशक्त कार्यकाल के साथ साथ जब भी कोई एक व्यक्ति जब इतना ज्यादा सुपर पावरफुल होने लग जाता है ना, विदेशों में भी छाप, देश में भी बहुत ज्यादा प्रभाव, तो ऐसे में उसके अंदर तानाशाह प्रकार के गुण आने की संभावनाएं रहती हैं। ऐसा ही कुछ इंदिरा गांधी के साथ भी हुआ। आयरन लेडी थी तो तानाशाही प्रवृत्ति भी विकसित हुई। 1975 में भारत में आंतरिक आधार पर आपातकाल लगाया, आंतरिक परिस्थितियां थी कुछ, उस आपातकाल के बारे में मैं आपके लिए अलग से स्पेशल क्लास लेकर के आऊंगा, बड़े ध्यान से उसको भी मैं कराऊंगा, फ्री हैंड क्लास। जैसे आपके लिए केशवानंद भारती केस की क्लास लाने वाला हूं कल, वो भी देखना आप सभी। तो आपातकाल समाप्त होता है भारत में। आपातकाल समाप्त होने के बाद इलेक्शन कराए जाते हैं, और आजादी के बाद से अब तक पहली बार केंद्र के स्तर पर भारत में सत्ता का परिवर्तन होता है पार्टी के हिसाब से। पहले इलेक्शन से लेकर के 1977 तक भारत में केंद्र में कांग्रेस पार्टी का दबदबा था। ना केवल केंद्र में बल्कि सभी राज्यों में, अगर कुछ दक्षिण भारत के राज्यों को छोड़ दिया जाए, केरल और तमिलनाडु, वहां पर जहां पर क्षेत्रीय पार्टियां उस समय उभर चुकी थी, बाकी सब जगह कांग्रेस का दबदबा होता था। 1977 का इलेक्शन होता है, जनता पार्टी के गठबंधन में बड़ी संख्या में कई सारी पार्टियां मिलकर के कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शन लड़ती हैं। आपातकाल का दौर था, आपातकाल की अत्याचारों को जनता को याद है, क्योंकि आपातकाल में इंदिरा गांधी ने ना केवल अपनी विरोधियों को जेल में ठूसा, ना केवल विरोधियों के ऊपर गैर कानूनी कार्रवाई की, बल्कि जनता के ऊपर भी अत्याचारी कोशिश की। खास करके उनकी जो नीतियां थी, नसबंदी की नीतियां, परिवार नियोजन की नीतियां, जनसंख्या को कम करने की नीतियां, जिसमें पकड़ पकड़ करके जबरदस्ती पुरुषों की नसबंदी कर दी गई। ऐसे ऐसे पुरुषों की भी जिनकी शादी भी नहीं हुई थी, जिनका विवाह भी नहीं हुआ था, जिनके बच्चे भी नहीं हुए थे, उनकी भी नसबंदियां कर दी गई थी। ऐसी चीजें हैं ना, भारत के लोग सहन नहीं कर सकते हैं। तो लोगों में भी इंदिरा गांधी के खिलाफ विरोध की भावना थी। 1977 का इलेक्शन होता है, जैसे की संभावना व्यक्त की जा रही थी, कांग्रेस की हार हो जाती है और जनता पार्टी के गठबंधन में भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनती है केंद्र में। और मोरारजी देसाई जो हैं वो भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। हालांकि एक दौर ऐसा था 1969 से पहले, 1969 में जब कांग्रेस का विभाजन नहीं हुआ था, उससे पहले मोरारजी देसाई भी कांग्रेस के ही हिस्सा थे, कांग्रेस के ही मेंबर थे, बड़े ही सशक्त नेता थे। और यह कहा जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री से पहले मोरारजी देसाई को भारत का पीएम बनना था, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद, लेकिन के कामराज की चालबाजी के कारण वो नहीं बन पाए। और यह भी कहा जाता है कि 1967 में क्या नाम है, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद 1966 में जब उनकी मृत्यु हुई, तो इंदिरा गांधी जो राष्ट्र प्रधानमंत्री बनी भारत की,
उनसे पहले मोरारजी देसाई का नंबर आता था, उनका हक बनता था। लेकिन वहां पर भी क्योंकि उस समय भी कामराज थे और भी वो नहीं पसंद करते थे, तो उस दौरान में भी मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। और 1969 में 1969 में कांग्रेस का विभाजन होता है। उस विभाजन के माध्यम से मोरारजी देसाई कांग्रेस से अलग हो जाते हैं। तो इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के बीच की जो ये कड़वाहट है, टकराव है, ये कांग्रेस के दौर से ही चल रहा था। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद से ही चल रहा था इन दोनों में विवाद, क्योंकि इंदिरा गांधी के कारण मोरारजी देसाई 2 बार प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। ये एक वो चीजें रही। बहरहाल उन चीजों के ऊपर बाद में आपको मैं समझाऊंगा बड़े डिटेल से कि आपातकाल की किस तरीके की घटनाएं हुई थी। अब मोरारजी देसाई बनते हैं प्रधानमंत्री। अब मोरारजी देसाई विदेश नीति में एकदम अलग तरीके की अप्रोच लेकर के आते हैं। इंदिरा गांधी के काल में सोवियत संघ के साथ दोस्ती की, मोरारजी देसाई जो है वो थोड़ा सा समर्थक थे पूंजीवादी बाजारवादी व्यवस्था के लिए। वो चाहते थे कि हम अमेरिका के साथ बेहतर संबंध बनाएं। ठीक है, हम अभी तक झुकाव रखे हुए हैं सोवियत संघ के साथ, लेकिन हमें उतना ही झुकाव अमेरिका के साथ भी रखना चाहिए। यह जनता पार्टी की विदेश नीति का एक हिस्सा था। और इसी के लिए विदेश नीति को संतुलित करने के लिए अमेरिका के साथ संबंध बनाने जरूरी थे। और इसका परिणाम यह भी रहा कि 1978 में अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उस समय जिमी कार्टर, वो भारत की यात्रा पर आए। इससे पहले 1959 में, लगभग 19 साल पहले, अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहावर होते थे, वो भारत की यात्रा पर आए थे। 19-20 साल के इस दौर के बाद, इतने लंबे अंतराल के बाद कोई महाशक्ति का राष्ट्रपति भारत आया, वो ये दिखाता है कि उस दौरान वो जो 2 दशक का समय था, संबंध अच्छे नहीं थे, कट्टर संबंध थे, इसीलिए दुश्मनी के संबंध थे, इसलिए वो नहीं आए। आइजनहावर भारत में आए, उसके बाद जिमी कार्टर भारत में आए 1978 में। और इसके बाद खुद मोरारजी देसाई वो भी अमेरिका की यात्रा पर गए 1978 में। और एक नया समीकरण बनता हुआ दिखाई देने लग रहा था कि भारत और अमेरिका मित्र हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से भारत की विदेश नीति का संचालन हो रहा था, सोवियत संघ को दरकिनार नहीं किया गया था, उसके साथ जैसे रिश्ते थे वो रखे गए, लेकिन उनके साथ ही अमेरिका के साथ और गहरे घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए इस तरीके के प्रयास हुए। अब अमेरिका का राष्ट्रपति भारत आया, उसका मतलब यही था कि वो भारत के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। दोनों देशों की तरफ से दिल धड़कने की एक सुगबुगाहट सी, वो एक कहते हैं ना, पहली चीजें दिखने लग गई। जब आपको किसी से मिलना होता है, 2 लोगों का दिल धड़कता है, तो 2 लोग एक दूसरे के लिए अगर मिलते हैं, बातचीत करने के लिए तैयार हैं, इसका मतलब दोनों का दिल एक दूसरे के लिए धड़कने के लिए तैयार है। ऐसी ही चीजें थी मोरारजी देसाई के कार्यकाल में। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, उस प्रॉब्लम पर जाने से पहले एक और, हमारा जो दुश्मन था चीन, उस चीन के साथ भी हमने अच्छे संबंध बनाने की कोशिश यहां पर की मोरारजी देसाई की सरकार ने। और उस टाइम मोरारजी देसाई की जो जनता पार्टी की सरकार थी, उसमें विदेश मंत्री होते थे, वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। बहुत ही सम्मानित नेता, बहुत ही मुखर व्यक्तित्व वाले, चमत्कारिक करिश्मेटिक पर्सनैलिटी जिनको बोला जाता है, वो अटल बिहारी वाजपेयी को बोला जाता है। वो उस समय विदेश मंत्री होते थे, कैरियर शुरू हो रहा था राजनीति में, नए नए पैर अच्छे तरीके से जमा करके अपना बढ़िया तरीके से काम कर रहे थे। वो चीन गए, चीन के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए, लेकिन उसी दौरान चीन और वियतनाम के बीच में आपस में कुछ अनबन हुई, आक्रमण हुआ। तो उसके तुरंत बाद चीन से वो लौट आए। चीन के साथ हमारे संबंधों में सुधार करने का जो प्रयास था, वो प्रयास असफल रहा। अब जब हम अमेरिका के साथ, यूएसए के साथ हम अच्छा संबंध बनाने की कोशिश कर रहे थे, अभी हमने पहल की ही थी, कोशिश की ही थी कि 1979 में 1979 में सोवियत संघ ने जो क्या किया, भारत के इस पड़ोस में यहां पर एक देश है जिसको हम बोलते हैं अफगानिस्तान। भारत, पाकिस्तान और पाकिस्तान के बिल्कुल ऊपर यहां पर आपको अफगानिस्तान मिलेगा। ये लाल लाल रंग का है, मैं इसको व्हाइट कर देता हूं तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर बिल्कुल पड़ोस में जो है ये है अफगानिस्तान। ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र जो आपको यहां पर व्हाइट दिख रहा है, लाल लाल और इनके बीच में, ये वाला क्षेत्र था अफगानिस्तान। अब सोवियत संघ क्योंकि साम्यवादी देश था, तो वो भी विस्तारवादी नीति अपनाता था,
वो तो शुरुआत से ही विस्तारवादी अपने पड़ोसियों के ऊपर हक जमाने की नीति अपनाता ही आया था। तो उसने क्या किया, यहां पर अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया। अफगानिस्तान में सैन्य हमला कर दिया। अब अफगानिस्तान में यूएसएसआर के हमले से यह चीज स्पष्ट हो गई कि सोवियत संघ ने शीत युद्ध के समय का जो एक दौर था जिसको हम बोलते दितांत, उस दितांत का उल्लंघन किया है। उस समय दितांत चल रहा था। दितांत मतलब जो शीत युद्ध है, उसको शीत युद्ध को हम अलग अलग चरणों में बांटते हैं। कोल्ड वॉर को मैंने बहुत डिटेल से समझाया है 12th क्लास की एनसीईआरटी में, फिर से समझा देता हूं। शीत युद्ध जो था, उस शीत युद्ध को हम कुछ चरणों में बांटते हैं। तो सबसे पहला तो जो पहला चरण जो होता है ना, वो चरण होता है 1945 से लेकर के 1962। दूसरा चरण जो होता है ना, वो दूसरा चरण जो है वो 1962 से 1979 तक का चरण होता है, जिसको हम दितांत बोलते हैं। ठीक है। और तीसरा चरण जो है वो 1979 से लेकर के 1989 तक चलता है, जिसको हम दूसरा शीत युद्ध बोलते हैं। ठीक, ये तीसरा चरण था। तीसरा चरण जिसको हम बोलते हैं नव शीत युद्ध, नव शीत युद्ध ये कहा जाता है। और 1991 में शीत युद्ध का अंत हो जाता है। ठीक है। दितांत का मतलब यह था कि उस समय शीत युद्ध में कमी आ रखी थी। सोवियत संघ और अमेरिका ने यह निश्चय किया, यह निर्धारित किया कि हम कोल्ड वॉर वाली सिचुएशन से दूर रहेंगे, एक दूसरे के खिलाफ प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, एक दूसरे को कमजोर करने के लिए कोई कार्य नहीं करेंगे, ठीक ठाक अच्छे संबंध बना करके रखेंगे। यानी कि शांति का समय एक तरीके से था। और हम कोई भी ऐसी कार्यवाही नहीं करेंगे जिससे कि वैश्विक शांति भंग हो। इस तरीके का दौर था, दितांत उसको बोलते हैं। अब 1979 में सोवियत संघ ने जब अफगानिस्तान पर हमला किया तो यह दितांत का उल्लंघन था। अमेरिका इसी चीज का इंतजार कर रहा था। अब आप कहोगे, आपको ये सब कुछ देखने पर, सोवियत संघ के अफगानिस्तान हमले पर देखने पर सोवियत संघ आपको वो दिख रहा होगा कि ये बहुत बड़ा गलत इसने काम किया। लेकिन ये चीज ध्यान रखिए, अमेरिका इस दितांत के काल में बहुत कमजोर होता चला जा रहा था। उसके हथियारों की डिमांड कम हो गई थी। अमेरिका के अंदर जिस चीजों की मोनोपोली थी, तकनीक की, खाद्यान्नों की, विश्व के स्तर पर, अब विश्व में और भी कई सारे देश उभर करके आ गए थे जो इस तरीके की क्षमता रखते थे, ऐसी तकनीक रखते थे जो अमेरिका के पास थी, और उससे भी सस्ते दाम पर उससे बेहतर तकनीक उपलब्ध कराने लग गए। तो अमेरिका के पास अपने विकास के लिए एक ही रास्ता बचता था कि जिस मामले में उसका कोई टक्कर में नहीं है, वो उद्योग उसका खूब फले फूले, और वो था हथियार। प्रथम विश्व युद्ध से पहले अमेरिका महाशक्ति नहीं था। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका ने खूब हथियार बेचे, उस हथियारों के दम पर वो महाशक्ति बन करके निकल करके आया। दूसरे विश्व युद्ध में उसने परमाणु बम गिराया तो सुपर पावर बन करके उभरा। तो उसके हथियार जो है बहुत उन्नत किस्म के और एडवांस टाइप के थे, पूरे विश्व में डिमांड थी। लेकिन अब क्योंकि दितांत का समय चल रहा है, किसी का डर नहीं है, शांति का माहौल है, तो उसके हथियार कौन खरीदेगा। और अमेरिका ने अपने स्पेस प्रोग्राम में और काफी सारी चीजों में खूब पैसा लगा दिया था कि उसको अपने अब आर्थिक स्थिति डगमगाती दिख रही थी, और उसको चाहिए था कि एक बार फिर से उसका आर्थिक पुनरुत्थान हो। वो इसी मौके की तलाश में था कि सोवियत संघ कुछ भी हरकत करे और वो इस दितांत की अवस्था से बाहर निकल जाए और अमेरिका एक बार फिर से अपने हथियारों के ऊपर आ जाए। अब हमला तो सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर किया, लेकिन आग लगी अमेरिका को। अमेरिका ने कहा कि सोवियत संघ ने दितांत का उल्लंघन किया, हम शीत युद्ध दोबारा से शुरू करते हैं, हम दितांत से बाहर निकलते हैं और हम एक बार फिर से सोवियत संघ के किसी भी कार्रवाई का कट्टर खूब खुल करके विरोध करते हैं। और अब अमेरिका ने विश्व को डराना शुरू किया, फिर से डराना शुरू किया कि देखो देखो देखो, सोवियत संघ को देखो, अपने पड़ोसी देश पर हमला करके कब्जा कर लिया, उसके आसपास के जो पड़ोसी देश है तुम भी सुन लो, ये ऐसे ही करता है, तुम पर भी हमला कर लेगा, तुम पर भी कब्जा कर लेगा। इससे पहले कि तुम पर हमला करे, तुम पर कब्जा करे, अपनी सेना को मजबूत करो, हथियारों को मजबूत करो, खूब अत्याधुनिक हथियार लो, तुम्हारे पास नहीं है घबराओ मत, हम देंगे, हमसे खरीदो। उसने डर दिखाया और वो डर कामयाब भी रहा, क्योंकि सोवियत संघ ने हमला कर दिया था अफगानिस्तान पर, तो सब लोग डर गए थे बाकी आसपास के कि हम पर भी ना कर दे, क्योंकि नीति तो विस्तारवादी थी ही यूएसएसआर की। तो अमेरिका का
जो आर्म इंडस्ट्री थी, हथियारों का जो वो था, वो एक बार फिर से चल पड़ा और अमेरिका को फिर से बहुत मोटी कमाई होने लगी। फिर से वो अर्थव्यवस्था जो है ढर्रे पर आ गई, फिर से बहुत सारा पैसा एक साथ उसके पास आ गया। तो ऐसे में इस समय, क्योंकि इसको सोवियत संघ का डर दिखाना था और सोवियत संघ को घेरना था 1979 में, और उससे एक साल पहले जिम्मी कार्टर भारत आए थे, भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई वो अमेरिका गए थे। संबंध अच्छे बनने की कोशिश ही की जा रही थी कि यह घटना हो गई, और इसके बाद अमेरिका को जरूरत पड़ी पाकिस्तान की। सोवियत संघ के इस हस्तक्षेप के विरोध में अमेरिका ने पाकिस्तान का प्रयोग फ्रंट लाइन राज्य के रूप में किया। अमेरिका एवं पाकिस्तान की बढ़ती मित्रता के कारण भारत एवं अमेरिकी संबंधों में लगातार दूरी बनती चली गई। फ्रंट लाइन रनर मतलब आप ये देखिए, नीला नीला रंग का जो दिख रहा है, ये पाकिस्तान दिखेगा, ये पाकिस्तान है। अब एक बार फिर से, क्योंकि शीत युद्ध प्रारंभ हो गया था, सोवियत संघ को कमजोर करना था, तो ऐसे में सोवियत संघ की आसपास की सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसना जरूरी था, जहां से वो जरूरत पड़ने पर सोवियत संघ पर मिसाइल भी दाग सके, परमाणु हमला भी कर सके। वो जगह क्या थी? वो पाकिस्तान थी, पाकिस्तान था। पाकिस्तान ही इस तरीके की जगह, इस तरीके की चीजें दे सकता था अमेरिका को, बाकी कोई भी देश अपने देश में घुसने नहीं देता। तो भारत के साथ जो संबंध बनने शुरू हुए थे, वो संबंध खत्म हो गए, क्योंकि उसको पाकिस्तान चाहिए था। और अगर पाकिस्तान के साथ दोस्ती करेगा तो भारत के साथ दोस्ती नहीं हो सकती, स्पष्ट तौर पर है, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका की मदद इसी शर्त पर कर सकता था कि वो भारत का विरोध करे। कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान का सपना होता था इस तरीके से, बचपन से सपना है, पैदा हुए तब से सपना है, ठीक है। तो कश्मीर को लेकर के वो अमेरिका के साथ गठजोड़ बनाने के लिए तैयार थे कि हाँ ठीक है, तुम कश्मीर मामले में हमारा सपोर्ट करो और हम तुम्हें अपना यहां पर इस्तेमाल करने देंगे, आओ और जो करना है कर लो, ठीक है। सोवियत संघ के साथ अमेरिका पाकिस्तान के संबंध अच्छे थे नहीं, इसलिए पाकिस्तान की कीमत पर, भारत की कीमत पर पाकिस्तान के साथ दोस्ती की गई। ये देख रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य है, ये वैश्विक परिघटनाएं हैं, विश्व में जिस तरीके की घटनाएं घट रही हैं, ये वो सारी की सारी चीजें हैं। हम अच्छे संबंध बनाना चाह रहे हैं, लेकिन वैश्विक घटनाओं के कारण हमारी विदेश नीति परिवर्तित हुई, ये भी ध्यान रखने। आंतरिक घटनाओं से तो आपकी विदेश नीति परिवर्तित होती है, अगर सत्ता का परिवर्तन होता है तो विदेश नीति में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन आता है, लेकिन वैश्विक घटनाओं के कारण, अंतरराष्ट्रीय वातावरण, क्षेत्रीय वातावरण के कारण भी विदेश नीति बदल जाती है। अमेरिका की विदेश नीति जो बदली, वो इसका स्पष्ट उदाहरण था। भारत ने अच्छी कोशिश की, भारत की विदेश नीति कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों ने आज्ञा नहीं दी। इसलिए अतः शासन के परिवर्तन के बावजूद भारतीय विदेश नीति में कोई आमूल चूल परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब वैसा ही चलता रहा जिस तरीके से इंदिरा गांधी की विदेश नीति चलती आ रही थी। कोशिश की गई चीन के साथ, अमेरिका के साथ, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। तो जनता पार्टी के कार्यकाल में विदेश नीति इसी तरीके से थी, कोई कामयाबी उसमें कुछ खास अचीवमेंट जो है वो नहीं थी। अब मुद्दा आता है 1980 का, अगले चरण पर। अब जनता पार्टी की सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी, किसी एक पार्टी के पास फुल बहुमत था नहीं, गठबंधन के घटक दलों ने अपने अपने हाथ खींच लिए, सरकार गिर गई, मोरारजी देसाई को इस्तीफा देना पड़ा। कुछ समय तक एक अल्पमत की सरकार भी रही, एक ऐसे व्यक्ति भारत में प्रधानमंत्री बने जो कि जिनके पास बहुमत नहीं था, अल्पमत में होने के बावजूद प्रधानमंत्री बने रहे कुछ समय तक, जब तक कि इंदिरा गांधी सत्ता में नहीं आ गई। कौन वो व्यक्ति थे, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज है ये, हिस्ट्री के बारे में, भारत के पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में, वो लिख करके बताइए क्या नाम है उस व्यक्ति का जो अल्पमत में होने के बावजूद भारत के प्रधानमंत्री बने रहे। उनका सपना साकार हो गया एक तरीके से, वो चाहते थे सपना बनाए रखने का, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना, और जितने भी मेरे दोस्त हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा हो, नहीं पता चल रहा हो, तो वीडियो खत्म होने के बाद इंटरनेट से सर्च करना और वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है जी, वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना। 1980 में उस समय 77 और 79 के दौरान में गठबंधन की सरकार थी। गठबंधन की सरकार ज्यादा बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाई ना जी, गलत है आप सारे ही, जो भी
बोल रहे हैं, कोई राजीव गांधी बोल रहे हैं, कोई गुलजारी लाल नंदा बोल रहे हैं, कोई मूलांकर बोल रहे हैं, कोई अटल बिहारी बोल रहे हैं। गलत है भाई, गलत है। क्या यार, हद है। आप लोग, मैं मानता हूं कि आप लोगों को ये छोटी मोटी चीजें जो है ना वो हमेशा पता होनी चाहिए। आप लोगों को इनके कार्यकाल ये तो सारे के सारे पता होना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री कौन कौन रहे, किस किस समय रहे, क्या क्या रहे, ये आपको पता होना चाहिए। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था चौधरी चरण सिंह। नाम याद रखिए, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जो है वो भारत के प्रधानमंत्री बने थे 1979 में। मोरारजी देसाई के बाद बिना बहुमत की सरकार के प्रधानमंत्री थे। कुछ समय के लिए उन्होंने अपना सपना जो है वो पूरा किया। ठीक है। इंदिरा गांधी उस समय गठबंधन की सरकार थी, ढंग से काम नहीं कर पाई, गरीबी बढ़ती चली जा रही थी। एक बार फिर से अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य भी ऐसा हो गया था जिसमें भारत विरोध उठ गया था। अमेरिका पाकिस्तान का मित्र बन चुका था। उस समय इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ, इंदिरा लाओ, गरीबी हटाओ, इस तरीके के नारे का प्रमुखता से प्रचार किया। अपनी गलतियों के लिए जनता से, भारत की जनता से माफी मांगी। गठबंधन की सरकार के अवगुणों को जनता को दिखाया। पूरे भारत में जा जाकर के प्रचार किया लोगों से व्यक्तिगत तौर पर मिल करके। गठबंधन की सरकार से भारत की जनता भी असंतुष्ट थी और कुछ ही साल में 2 अलग अलग प्रधानमंत्री देख लेने से जनता को यह संदेश गया, ये मैसेज गया कि यार ये वाली पार्टी, गठबंधन वाली सरकारें जो है ये भारत का शासन नहीं चला सकती, इसके कारण भारत में परेशानी होगी। इसके लिए तो कोई एक सशक्त लीडर चाहिए जिसको अनुभव हो और जो देश को एकता के सूत्र में पिरो करके रख सके। 1980 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी खूब धूमधाम से बहुमत के साथ भारत की एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनती हैं। जब तक कि उनकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक, उनकी मृत्यु ना बल्कि हत्या नहीं कर दी जाती तब तक वो भारत के प्रधानमंत्री बने रहते हैं। अब इन्होंने इस समय देश के आर्थिक विकास पर थोड़ा सा जो है ना बल दिया। आर्थिक विकास पर बल देने के लिए सोवियत संघ के साथ हमारे संबंध जो जनता पार्टी के दौर में थोड़े से कमजोर हो गए थे, उनको दोबारा से जीवित किया और इस बार और गहरे स्तर पर और ज्यादा आर्थिक रूप से एक दूसरे के साथ रिश्ते बनाने की कोशिश की गई। तो विदेश नीति का संचालन एक बार फिर से उसी ढर्रे पर होने लगा जिस ढर्रे पर इंदिरा गांधी ने 1970 के दशक में प्रारंभ किया था। और सोवियत संघ एक बार फिर से प्रमुख रूप से भारत का साथी जो है वो यहां पर बन गया। इसके साथ साथ उस समय तक इंदिरा गांधी ये चीज समझ चुकी थी कि भारत जो है वो तब तक विकास नहीं कर सकता, भारत के हित तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक कि भारत के आसपास का क्षेत्र जो है वो महाशक्तियों के हस्तक्षेप से मुक्त ना हो जाए। क्योंकि उस समय तक दक्षिण एशिया महाशक्तियों के युद्ध का अखाड़ा बन चुका था। क्योंकि महाशक्तियों के हस्तक्षेप यानी अमेरिका और सोवियत संघ के मतभेद के कारण पाकिस्तान जो है वो अमेरिका का पिछलग्गू बन गया था और अमेरिका पाकिस्तान को फंडिंग दे रहा था, पैसा दे रहा था, जिससे भारत की सिक्योरिटी को बहुत खतरा था। और केवल वही नहीं, इसके साथ साथ जो हिंद महासागर का क्षेत्र है, उस हिंद महासागर में महाशक्तियां युद्ध करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में अपने अपने सैनिक अड्डे बनाने लग रहे थे। चीन भी उस क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहा था, सोवियत संघ भी कोशिश कर रहा था। अमेरिका ने डिएगो गार्सियो नाम की एक जगह है हिंद महासागर, आप मैप देखेंगे तो मैप तो यहां पर अभी है नहीं, अगली बाद में दिखाऊंगा मैप में मैं आपको। बिल्कुल भारत के नीचे की तरफ जाओगे ना तो वहां पर एक जगह, वहां पर उसने अपना सैनिक अड्डा बना लिया था। तो भारत इस क्षेत्र को मुक्त रखना चाहता था। तो हमारी विदेश नीति में अब यह परिवर्तन हुआ कि हमने हमारी विदेश नीति के तहत इन चीजों का प्रचार प्रसार करना शुरू किया, इन बातों को उठाना शुरू किया कि भाई हमारे क्षेत्रीय वातावरण में महाशक्तियां एंटर ना करें, हमारी सीमाओं में, हमारे ऐसे क्षेत्र में वहां पर महाशक्तियां हस्तक्षेप ना करें और महाशक्तियों के कारण इस क्षेत्र की शांति जो है वो भंग हो रही है। इन मुद्दों को हमने उठाना शुरू किया इंदिरा गांधी के इस कार्यकाल में। अमेरिका का विरोध एक बार फिर से शुरू हुआ, एक नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग जो है वो होने लगी। दक्षिण एशिया के अंदर आप देखोगे इन सारे समीकरणों में इंदिरा गांधी इससे पहले कि और आगे चीजों को लेकर के चलती, उसी समय 1984 में उनकी हत्या कर दी गई। इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो ऐसे में उनके जो पुत्र थे राजीव गांधी,
उनको भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। राजीव गांधी के काल में भारत की विदेश नीति में एक और नए तरीके का परिवर्तन देखने को मिलता है, जो परिवर्तन इंदिरा गांधी के कार्यकाल में नहीं था। इंदिरा गांधी की नीति आपको स्पष्ट तौर पर आप समझ गए किस तरीके से यथार्थवादी नीति थी। उस यथार्थवादी नीति को और ज्यादा यथार्थवादी राजीव गांधी ने बनाया। किस तरीके से बनाया समझिए। उसका रीजन भी था कि राजीव गांधी जो है विदेश में पढ़े हुए थे, विदेशी तकनीक उन्होंने देखा था, उस विदेशी तकनीक के प्रयोग से कितने चमत्कार हो सकते हैं, देश का विकास हो सकता है, उससे वो परिचित थे। हालांकि इनको प्रधानमंत्री बनना नहीं था, लेकिन संयोग कुछ ऐसा हुआ कि ये प्रधानमंत्री बन गए। इनसे पहले अगर मुख्य रूप से आप देखें ना, तो इंदिरा गांधी के जो दो पुत्र थे, राजीव गांधी और संजय गांधी, तो जो संजय गांधी थे उनका इंटरेस्ट सत्ता में था, राजनीति में था, उनकी भी हत्या हुई थी। उसके पीछे बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, उनके ऊपर नहीं जाएंगे। और यह कहा जाता है कि इंदिरा गांधी से भी ज्यादा सशक्त तानाशाह संजय गांधी थे। अगर संजय गांधी के हाथ में सत्ता रहती तो वो एक और नए तानाशाही यहां पर जन्म दे सकते थे। और बहुत सारी थ्योरीज उसके बारे में, उसको नहीं बात करते हैं। तो ऐसे में राजीव गांधी एक विकल्प के रूप में निकल करके आए, जो सबको एक साथ लेकर के चल सकते थे, क्योंकि कांग्रेस की पार्टी जो है वो सभी लोगों को एक साथ लेकर के चलने वाली थी। कांग्रेस पार्टी किस तरीके की पार्टी थी, किस तरीके से इसका उभार हुआ, इसके बारे में 12th क्लास की जो एनसीईआरटी उसमें मैं आपको डिटेल से पढ़ा रहा हूं। सेकंड चैप्टर है एक दल के प्रभुत्व, एक दल का प्रभुत्व का दौर। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कांग्रेस का विस्तार हुआ, कैसी किस तरीके से वो सब लोगों को साथ लेकर के चलने वाली पार्टी थी। राजीव गांधी बनते भारत के प्रधानमंत्री, और जैसे प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये भारत में आपने जो एलपीजी की पॉलिसीज देखी है ना, वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, जो हम मानते हैं कि 1992 में हमने अपनाया, इसके पीछे की जो पृष्ठभूमि थी, जो बैकग्राउंड था, कोई भी चेंज जो है ना एक झटके से नहीं आता है। इसके पीछे की जो पृष्ठभूमि थी, बैकग्राउंड था, वो बैकग्राउंड राजीव गांधी के कार्यकाल से बनना शुरू हो गया था, क्योंकि इस कार्यकाल से हमने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को स्वीकार कर लिया था। और वैश्वीकरण की प्रक्रिया के तहत हमने तकनीकी और आर्थिक विकास पर बल दिया। अब तकनीकी और आर्थिक विकास के लिए अर्थव्यवस्था को उदारीकरण करना जरूरी था। उदारीकरण मतलब आप तकनीकी विकास, आर्थिक विकास कैसे करोगे? जब कोई दूसरा देश आपको मदद करेगा, आपके देश में निवेश करेगा, तकनीक देगा, वो तभी देगा ना जब आप उनके साथ अच्छे संबंध बनाओगे। और हमारे संबंध तो इस समय तक केवल सोवियत संघ और उन्हीं देशों के साथ थे जो एक तरीके से संरक्षित रखे हुए थे, अपनी अर्थव्यवस्थाओं को रखने में विश्वास रखते थे। पश्चिम के देश जो हैं वो उदारीकृत अर्थव्यवस्थाओं का वो करते थे कि भैया उसमें जो अच्छा होगा वो जीतेगा, किसी को संरक्षण नहीं देना, जिसके पास क्वालिटी होगी, जिसके पास अच्छी चीजें होंगी, वो उसमें आगे बढ़ेगा। तो उदारीकरण करने का भी इन्होंने प्रयास किया और अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की। हालांकि उतनी ज्यादा मुखर कोशिश नहीं थी, लेकिन कोशिश की गई। और उसका रीजन यह था कि अमेरिका में कंप्यूटर जो है वो बहुत तेज गति से विकास करते हुए चले गए थे। ईमेल वगैरह, कंप्यूटर के कारण जटिल से जटिल गणनाएं बड़े आसानी से हो जाती थी। उस टाइम का कंप्यूटर आज के टाइम के कंप्यूटर जैसा नहीं होता था, बड़ा ही टफ था। उस दौर का कंप्यूटर अगर आज के समय में आपको यूज करने के लिए दे जाए ना, आप माथा पकड़ करके बैठ जाओगे, हे राम ये क्या हो गया। जैसे पहले अगर कोई दोस्त मेरे हैं 2010 से पहले अगर वो इंटरनेट यूज करते होंगे, मोबाइल में यूज करते होंगे, तो उस समय नोकिया के मोबाइल होते थे, चाइनीज मोबाइल चलते थे, बड़े बड़े स्पीकर वाले, 2G होता था। और वीडियो अगर कोई देख रहे हैं ना, तो वीडियो देखते देखते, जैसे मान लीजिए एक वीडियो है 5 मिनट का, एक गाना है, ठीक है, एक दिन तेरी राहों में बाहों में ख्यालों में आऊंगा, एक दिन तेरा हो जाऊंगा, ये लाइन है। तो जैसे गाना चलेगा ना, एक दिन तेरी राहों में, फिर गोल गोल घूमेगा, ढूंढ 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 ढूंढ, हम इंतजार कर रहे हैं, एक दिन तेरी राहों में, वो गोल 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 बफरिंग हो रहा है, बफरिंग हो रहा है, बफरिंग हो रहा है। कई देर के बाद बफरिंग रुकेगा, फिर चलेगा, राहों में ख्यालों में आऊंगा, फिर एक बार फिर से बफरिंग घूमेगा, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें जो है ना आपने देखी होगी। तो हालांकि तकनीक उतनी ज्यादा नहीं थी, उतनी ज्यादा मजबूत नहीं थी, लेकिन उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन थी जिनके लिए शुरुआत हो रही थी, एकदम बिल्कुल प्रारंभ में हो रही थी।
तो उस समय जो कंप्यूटर थे ना वो बड़े स्लो होते थे, ठक 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 इस तरीके से आवाज आती थी। आप ज्यादा काम नहीं कर सकते थे, लेकिन जितना भी काम कर सकते थे वो उस समय के हिसाब से बहुत ज्यादा था, बहुत बेहतरीन था। तो कंप्यूटर भारत में आया, उन्होंने अमेरिका से तकनीकी, विशेषकर कंप्यूटर तकनीकी और जापान के ऑटोमोबाइल उद्योग को भारत में लाने का प्रयत्न किया। और ये इन्हीं की ही कामयाबी थी कि भारत में कंप्यूटर आ पाया। ये ध्यान रखना, भारत में कंप्यूटर, आज जो ये तकनीक देख रहे हैं ना, ये सारा कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा है। आप सभी लोग जो यहां पर क्लास देख पा रहे हैं, चीजें कर पा रहे हैं, ये सारी चीजें कंप्यूटर का ही योगदान है। और ये कंप्यूटर लाने का जो श्रेय है वो इनको जाता है, राजीव गांधी को। इन्होंने विदेश नीति अमेरिका के साथ और दूसरे देशों के साथ संबंध, अच्छे मधुर संबंध बनाने के लिए इस तरीके से संचालित की कि उन्होंने हमें तकनीक दी। आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा, हीरो होंडा, आपने नाम सुना होगा, हीरो होंडा, जवां देश की धड़कन है, जवां दिलों की धड़कन, इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट होते थे। और बाइक चलती थी हीरो होंडा की। आजकल तो वो अलग हो गया, हीरो अलग हो गया, होंडा अलग हो गया। तो जो होंडा है ना, वो होंडा, वो जापान की कंपनी थी। तो जापान ने भारत की कंपनी के साथ मिल करके भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्रांति लाए, आर्थिक क्षेत्र में बहुत उन्नति हुई। ये जो क्रांति आई ना, इस क्रांति को लाने के लिए जापान से जो ऑटोमोबाइल उद्योग, भारत से तकनीक और उस उद्योग को भारत में लाने के लिए राजीव गांधी का प्रयत्न वो सराहनीय था। तो हमारी विदेश नीति के तहत हमने अब अलग अलग उभरती महाशक्तियों के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की। और राजीव गांधी के कार्यकाल में एक और बहुत बड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परिस्थितियों में बदलाव आता जा रहा था। सोवियत संघ, जो कि हमारा करीबी मित्र था, अमेरिका का धुर दुश्मन था, 1985 के बाद से जब वहां पर गोरबाचेव वहां के प्रमुख रहे, तो गोरबाचेव के नेतृत्व में, कई गोरबाचोफ भी बोलते हैं, कोई गोरबाचेव भी बोलते हैं, गोरबाचेव भी बोलते हैं, आप जो भी नाम बोलना चाहें बोल सकते हैं। उन्होंने वहां पर दो अलग नीतियां अपनाई। उनको बोला जाता है पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त। अगर सोवियत संघ की भाषा में बोले तो वो बोलना भी अजीब होता है, पेरेस्ट्रोइका है, पेरेस्ट्रोइका, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त। इसका मतलब था खुलेपन की नीतियां, यानी कि जो साम्यवादी, जो संरक्षणवाद था उसको समाप्त करके उन्होंने पूंजीवाद को अपनाया कि आओ व्यापार करो, पश्चिमी सभ्यता को अपना लिया, पश्चिमी सभ्यता के विचारों को पढ़ो, स्टडी करो, जानो। तो खुद सोवियत संघ अपनी विचारधारा से डगमगा गया था। वहां पर आर्थिक सुधार होने लग रहे थे और उन आर्थिक सुधारों के परिणाम स्वरूप उन उथल पुथल वाले समय में सोवियत संघ कमजोर होता चला जा रहा था। और यह महसूस किया जा रहा था कि सोवियत संघ अमेरिका के ही ढर्रे पर चलना स्टार्ट कर रहा है। तो उस समय राजीव गांधी की विदेश नीति की यह यथार्थवादिता थी कि उन्होंने इस चीज को भांपा, इस चीज को पहचान लिया कि अब अमेरिका के साथ संबंध बनाने अच्छे हैं, जरूरी हैं, क्योंकि अमेरिका के साथ संबंध बनाएंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो हमारे देश में जो एलपीजी, जो उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण की जो पृष्ठभूमि थी, जो नींव थी, वो नींव रखी गई राजीव गांधी के कार्यकाल में, इनकी विदेश नीति में। और उस समय हमारी मजबूरी नहीं थी, बल्कि हमने अपनी मर्जी से वैश्वीकरण को अपनाया, हमने अपनी मर्जी से दूसरे मजबूत देशों के साथ संबंध बनाए ताकि उनसे तकनीक मिल सके और कंप्यूटर भी हम लेकर के आ गए। तो ये रहा इनका कार्यकाल। और इन्होंने चीन की भी यात्रा की, चीन की यात्रा करके उसको सुलझाने की कोशिश की। और भारत की विदेश नीति में पहली बार एक नई चीज चीन को लेकर के उत्पन्न हुई। राजीव गांधी ने यह कहा कि भाई भारत और चीन बिल्कुल पड़ोस में, चीन उभरती हुई महाशक्ति है, चीन के जो सामान है वो भारत के मार्केट में भारतीय लोगों के काम आ सकते हैं, भारत के विकास में चीन का योगदान हो सकता है। अगर हमें आर्थिक विकास करना है तो भारत और चीन को एक साथ मिलकर के काम करना पड़ेगा। लेकिन भारत और चीन में मुद्दा था सीमा रेखा को लेकर के, अक्साई चीन को लेकर के, जिसके ऊपर उसने कब्जा कर रखा है, और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र जिस पर वो दावा करता था। तो राजीव गांधी ने एक नया रास्ता निकाला अपनी विदेश नीति में, एक नया तत्व जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि भाई जो सीमा विवाद है वो एक जटिल मुद्दा है चीन और भारत का, वो एक झटके में नहीं सुलझ सकता, ना ही एक दूसरे से नाराज होकर के सुलझ सकता है। उसको सुलझाने के लिए लगातार वार्ताएं करनी पड़ेंगी, बातचीत करनी पड़ेगी, संबंध अच्छे बनाने पड़ेंगे।
और धीरे धीरे जाकर के ये मामला सुलझेगा। तो जब तक ये मामला सुलझता है, क्यों ना हम अपने आर्थिक संबंध तो मजबूत बनाएं। हम अपने आर्थिक संबंधों को क्यों छोड़ रहे हैं? तो सीमा मामले को छोड़ करके उन्होंने कहा कि हम सीमा मामले पर एक अलग तरीके से वार्तालाप करेंगे, अलग तरीके से विचार करेंगे, लेकिन अन्य मामले जिसमें हम सहयोग कर सकते हैं उसमें हम सहयोगी के तौर पर कार्य करेंगे। तो यहां से बड़ी संख्या में चीन के साथ हमारा व्यापार और बढ़ा। ठीक है, संबंध अच्छे बनाने पर बल दिया गया। हमारी विदेश नीति का झुकाव जो है अब चीन और अमेरिका और अन्य विकसित देश, अन्य पूंजीवादी देशों की तरफ ज्यादा होने लगा। यह कहा गया कि सीमा विवाद को चीन के साथ संबंधों को सामान्य बनाने में बाधा नहीं माना जाएगा। ये वहां पर था। ये देखिए, आप मैप में देखेंगे ना, यहां पर मैप में आपको दिख जाएगा। मुख्य रूप से ये यहां पर एक बहुत बड़ा क्षेत्र है अक्साई चीन का, जिसके ऊपर चीन ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। हालांकि ये एक एरिया है हमारा सिक्किम, इसको भी वो अपना 5 फिंगर पॉलिसी का हिस्सा मानता है। 1975 में जब सिक्किम का संपूर्ण विलय भारत में हुआ, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, उस समय चीन ने बड़ी मुश्किल से इसको मान्यता दी। और आज भी अरुणाचल प्रदेश के काफी बड़े हिस्से के ऊपर वो चाहता है कि उसका दावा है। तो इन रेखाओं, इस सीमा विवाद को हमने दरकिनार कर दिया कि सीमा विवाद को हम बाद में देखेंगे, पहले संबंध बनाते हैं। जब हमारे संबंध अच्छे होंगे तो सीमा विवाद भी हम सुलझा लेंगे। ये एक नया आयाम भारत की विदेश नीति में था, और ये भी एक यथार्थवादी आयाम था, क्योंकि भारत की विकास की आवश्यकताएं थी, भारत को चीजों की जरूरत थी, भारत को तेज गति से विकास के लिए चीन की जरूरत थी। चीन को भी अपना सामान बेचने के लिए बाजार चाहिए था, वो उसको भारत में मिल सकता था। तो दोनों एक दूसरे के पूरक थे। तो वो चीजें यहां से प्रारंभ होती हैं। तो होपफुली आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट करके बताना कि कैसी लगी क्लास। साथ ही आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूं, और भी इसके आगे नए पार्ट आते रहेंगे रेगुलर, टाइम टू टाइम जो है। इसके जो बाकी के पेंडिंग एरियाज हैं, बाकी के पेंडिंग क्लासेस हैं, वो ऐसे ही मेगा मैराथन सेशन में आते रहेंगे। उनके लिंक अगर चाहिए, उनकी इंफॉर्मेशन चाहिए या फ्री पीडीएफ चाहिए, तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। इस टेलीग्राम चैनल का नाम है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल। फिर से बोलता हूं, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल। इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां पर आपको सारी चीजें अवेलेबल है। आप मेरे से कांटेक्ट भी कर पाएंगे, डायरेक्ट मेरे कांटेक्ट के सब चीजें यहां पर हैं। ठीक है, जब भी कांटेक्ट करें करना। और अनअकैडमी का कोर्स अगर आप लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये रेफरल कोड याद रखिएगा, LYLIVE। इस कोड को अप्लाई करके लेना। आपको मैं 1-on-1 गाइड करूंगा एग्जाम पास होने तक, कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। बिना मैनेजर असिस्टेंट के डायरेक्ट बात आपकी मेरे से होगी। जब भी कॉल करेंगे, कॉल बैक आपको मैं ही करूंगा। अगर मैं रिसीव नहीं कर पाया तो विदिन 36 आवर्स आपके पास मैं कॉन्टेक्ट कर लूंगा। ठीक है, क्योंकि एक टीचर ही आपको सही गाइड कर सकता है, मैनेजर असिस्टेंट से गाइडेंस नहीं मिल सकती है। तो ये चीज ध्यान रखना है, क्योंकि बाद में आप कोर्स लेने के बाद फिर परेशान होते हैं कि सर हमने तो फलाना फलाना कोर्स से ले लिया, लेकिन अब गाइडेंस नहीं मिल रही, क्या करें। तो उसमें हम भी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आपको पहले से ही सतर्क रहना है। जब भी सब्सक्रिप्शन लें, एक बार मेरे से कांटेक्ट जरूर कर लेना है, बात जरूर कर लेना है, डायरेक्ट बात होने पर ही लेना। बाकी जितनी भी हेल्प हो पाएगी वो हेल्प भी हम कर देंगे। आप फाइनेंशियली वीक हैं, अकाउंट में कोई पैसा नहीं है, तो भी मैं अपनी गारंटी पर आपका एजुकेशन लोन से सब्सक्रिप्शन करा दूंगा, EMI पर, बड़ी ही कम EMI पर। जो भी हेल्प, जो भी सपोर्ट मेरे से हो पाएगी, वो सपोर्ट, वो हेल्प मैं आपके लिए एग्जाम पास होने तक करूंगा। कभी भी कोई प्रॉब्लम आपके लिए नहीं आने देंगे। कोड लेकिन याद रखना है LY लाइव। जब भी कोर्स ज्वाइन करें कोड यही लगाना है, LY लाइव। ठीक है, हर हफ्ते नए बैच आते हैं। ये मेरे के कुछ कोर्सेज हैं जो मैं पढ़ाता हूं, ये आप देख लीजिए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये मेरा कोड है, रेफरल कोड याद रखना है आपको। इसका नाम है LYLIVE। रेफरल कोड याद कर लीजिए बस। आपकी सारी समस्याओं का समाधान इस रेफरल कोड में है। बाकी मेरे से कांटेक्ट कर लीजिए। आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर सब कुछ है, वहां से आप डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। चलिए, तो आप सबको मेरी तरफ से बेस्ट विशेष शुभकामनाएं। एक हाई जोश बनाए रखना है, लाइक शेयर करते जाना यार, लाइक शेयर नहीं रुकना चाहिए। आप लाइक शेयर नहीं करते, और कमेंट करके बताओ क्लास कैसी लगी। इतनी डिटेल में क्लास कहीं से नहीं मिलेगी आपको। और हाउस द जोश का आंसर देंगे सभी लोग, हाउस द जोश आंसर आना चाहिए, हाई सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही हाई जोश आपको बनाए रखना है, इसी हाई जोश के साथ रहना है। ठीक है, चलिए, तो इसी हाई जोश के साथ क्लास को एंड करते हैं।
आपसे मिलते हैं जल्दी ही नए नए सेशंस, नए नए टॉपिक्स के साथ, नई नई वीडियोस आपके लिए रेगुलर इस तरीके की मेगा मैराथन सेशन क्लासेस में लाता रहूंगा। चलिए आप सबको मेरी तरफ से बेस्ट विशेष शुभकामनाएं। आप सबको जय हिंद, जय भारत, लेट्स क्रैक इट।